अस्सलामुअलैकुम बच्चों, उम्मीद है आप ठीक ठाक होगे, मजे में होगे और जमकर पढ़ाई कर रहे होगे। क्लास 11 फिजिक्स की डिटेल लेक्चर सीरीज चल रही है। जो चैप्टर हम डिस्कस कर रहे हैं दैट इज सर्कुलर एंड रोटेशनल मोशन और आज हमारा है लेक्चर नंबर 9। आज के लेक्चर में हमने हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया का कॉन्सेप्ट देखना है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, कैसे कैलकुलेट किया जाता है, यूनिट क्या है, डायमेंशन क्या है। अगर आपको कोई सिस्टम बना के दे दिया जाए तो हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया तक कैसे आ सकते हैं, ठीक है। साथ ही साथ कंटिन्यूस मास सिस्टम का, जैसे सिलेंडर है, स्फीयर है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमारे कोर्स में मौजूद है, तो वो क्या है वो भी इसके अंदर डिस्कस करेंगे। इस लेक्चर के अंदर हमारे जो टारगेट क्वेश्चंस होंगे, जो इस टॉपिक से रिलेटेड पास्ट पेपर्स में आए हुए हैं अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेजेस में या मेडिकल कॉलेजेस में, वो मैं आपके साथ स्टार्ट में शेयर कर रहा हूं। तो अगर आपसे वो क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं तो आगे के लेक्चर में नया कुछ नहीं मिलने वाला, आप स्किप करके अगली वीडियो पे जा सकते हो, ठीक है। चलो क्वेश्चन देख लो बच्चे। हम मिसाल के तौर पे आपके पास एक कोई स्क्वायर है, उस स्क्वायर के चारों कॉर्नर्स के ऊपर मास m और ये मास m रखा हुआ है, ठीक है। चारों कॉर्नर्स के ऊपर सेम मास रखा हुआ है और ये जो स्क्वायर है, इस स्क्वायर की साइड आपको बता दी उसने कितनी है, a के बराबर है। और कहते हैं बच्चे जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो स्क्वायर के सेंटर से पास कर रहा है, ऐसे एक्सिस ऑफ रोटेशन ऐसे पास कर रहा है स्क्वायर के सेंटर से और इस प्लेन के परपेंडिकुलर है। आपने बताना है भाई कि इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट में इस सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है। अच्छा, अगला क्वेश्चन आपको कहता है कि ऐसे आपके पास 3 पॉइंट मासेस रखे हुए हैं या 3 डिस्क्रीट मासेस रखे हुए हैं, ठीक है। 3 पॉइंट मास कह लो, 3 डिस्क्रीट मासेस कह लो, m, ठीक है। और ये तीनों मासेस एक ही प्लेन के अंदर है, यानी कि ये व्हाइट बोर्ड एक प्लेन है, इसी प्लेन के अंदर ये मासेस हैं। ये वाला मास जो है ना ऐसे परपेंडिकुलर नहीं है, ठीक है। जैसे अमूमन z एक्सिस को ऐसे बनाते हैं ना हम लोग इस तरीके से, ठीक है। तो ये ऐसे नहीं है, ये एक ही प्लेन के अंदर 3 मासेस रखे हुए और इनका जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो ऐसे सेंटर से पास कर रहा है। ये एक्सिस ऑफ रोटेशन इस प्लेन के परपेंडिकुलर है और यहां से पास कर रहा है। आपने बताना है इस सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है अबाउट दिस एक्सिस ऑफ रोटेशन। आपको m का वैल्यू दिया हुआ है 0.3 किलोग्राम, ठीक है। एक्सिस ऑफ रोटेशन से यहां तक का फासला आप ले लो 40 सेंटीमीटर, ये वाला फासला आप कंसीडर कर लो 20 सेंटीमीटर, ये वाला फासला आप कंसीडर कर लो 50 सेंटीमीटर। अच्छा, ये क्वेश्चन जो है वो माजी के अंदर, ये क्वेश्चन माजी के अंदर नस्ट के पास पेपर में आया हुआ है, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। और अभी जो सिंध प्रोविंस की नई किताब आई है उसके अंदर एंड ऑफ चैप्टर प्रॉब्लम में भी उन्होंने इस क्वेश्चन को शामिल कर दिया है। तो स्मॉल वर्ल्ड, ठीक है, छोटी सी दुनिया है, घूम फिर के क्वेश्चंस वही आ रहे होते हैं या कॉन्सेप्ट सेम रहता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन होगा एक हमारे पास, एक्सिस ऑफ रोटेशन निकालना है सिस्टम का अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है सिस्टम का अबाउट एन एक्सिस ऑफ रोटेशन जो यहां से पास कर रहा है, ठीक है। एक क्वेश्चन और देख लो। ये मान लो आपके पास एक एक्स वाई प्लेन गिवन है, एक्स प्राइम, वाई प्राइम। अच्छा जी, आपको कहता है कि भैया आपके पास ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है जिसके अबाउट में ये सिस्टम घूमेगा। यहां पे आपके पास एक कोई ऑब्जेक्ट दिया हुआ है 4 किलोग्राम का और ये क्या है 0,3 इसके कोऑर्डिनेट्स हैं। यहां पे एक ऑब्जेक्ट दिया हुआ है लेट्स से 2 किलोग्राम का, कोऑर्डिनेट्स हैं 0,-2। यहां एक ऑब्जेक्ट और प्लेस हुआ है 3 किलोग्राम का, कोऑर्डिनेट्स हैं भैया जी 0,4 और ये है एक्सिस ऑफ रोटेशन जिसके अबाउट में ये सिस्टम क्या कर रहा है, ऐसे करके रोटेट कर रहा है। तो आपने बताना है इस सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, ठीक है भैया। क्लियर हो गया। ये 3 सवाल हैं पास पेपर में आए हुए। तो अगर आपसे ये 3 सवाल बन रहे हैं, हल हो रहे हैं, तो भैया आज के लेक्चर में आप कोई नई चीज नहीं सीखोगे। लेकिन अगर ये 3 सवाल आपसे सॉल्व नहीं हो रहे तो फिर हेडिंग लगा लो अपने पास, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम बिलाल ज़िया है और ये मेरा और आपका एक छोटा सा नन्ना सा प्यारा सा प्लेटफॉर्म है जहां पर हम 11 और 12 की फिजिक्स पढ़ रहे हैं, ठीक है। चलो भैया, मान लेते हैं बच्चे कि हमारे पास एक कोई बॉडी है जो ऐसे सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रही है, ऐसे दायरे में घूम रही है और ये है उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है। और बॉडी इस वक्त मौजूद है इस पॉइंट के ऊपर। अच्छा,
जरा इसको विजुअलाइज करो, ये है एक्सिस ऑफ रोटेशन, बॉडी इसके इर्द गिर्द ऐसे दायरे में घूम रही है कांस्टेंट स्पीड से, ठीक है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन समझ लो बॉडी कर रही है, कांस्टेंट स्पीड से बॉडी ऐसे गोल 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 घूम रही है। अब जब बॉडी इस पॉइंट पे आई, मैंने इसके ऊपर फोर्स लगाई अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मोशन। बॉडी जब दायरे में घूमती है, डायरेक्शन ऑफ मोशन कहां होता है? अलोंग द टेंजेंट, हर पॉइंट पे टेंजेंट 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 चलता है। तो जब बॉडी यहां पे आई, मैंने ऐसे अलोंग द टेंजेंट इस पे फोर्स लगाई। जब मैं फोर्स लगाऊंगा तो बॉडी की स्पीड क्या होगी? बढ़ जाएगी। क्यों भाई? जब कभी भी फोर्स डायरेक्शन ऑफ मोशन के अलोंग लगे तो स्पीड क्या होती है? बढ़ती है। बॉडी आगे जा रही है, आगे फोर्स लगाऊंगा तो स्पीड क्या होगी? बढ़ जाएगी। तो भाई बॉडी यहां पे आई, मैंने अंदर की तरफ इनवर्ट डायरेक्शन में बॉडी पे क्या करा? फोर्स लगाई। फोर्स लगाने से बॉडी की वेलोसिटी बढ़ गई, स्पीड बढ़ गई, तो बॉडी के पास क्या आएगी? एक्सेलरेशन आएगी। अच्छा, अगर हम न्यूटन के सेकेंड लॉ के अकॉर्डिंग बात करें तो हमें पता है F इक्वल्स ma, फोर्स अप्लाई करते हैं तो बॉडी में क्या आता है? एक्सेलरेशन आता है। और जो एक्सेलरेशन अभी आएगी वो हमारे पास कहला रही है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। टेंजेंशियल क्यों कह रहे हैं? क्योंकि वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज हुआ। अच्छा, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का और एंगुलर एक्सेलरेशन का मेरे बच्चे हमारे पास जो ताल्लुक है दैट इज AT इक्वल्स R अल्फा। अल्फा क्या होता है? एंगुलर एक्सेलरेशन। इसका मतलब जब लीनियर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज होगा, लीनियर स्पीड चेंज होगी, तो एंगुलर स्पीड भी चेंज होगी। ऐसे ही है। देखो भैया, बॉडी ऐसे गोल 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 घूम रही थी, आपने फोर्स लगाई तो बॉडी तेजी से घूमना शुरू हो गई, एक्सेलरेट हो गई, तेज घूम रही है। जब तेज घूम रही है, इससे क्या मुराद है? एक सेकेंड में ज्यादा मीटर कवर कर रही है, मीटर पर सेकेंड, एक सेकेंड में ज्यादा मीटर कवर कर रही है। जब एक सेकेंड में ज्यादा मीटर कवर करेगी तो एक सेकेंड में ज्यादा रेडियन एंगल भी घूमेगी। तो बॉडी तेज घूम रही है, इसका मतलब एंगुलर वेलोसिटी भी चेंज हो रही है और लीनियर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड भी क्या हुआ? चेंज हुआ। अच्छा, अगर मैं इसके अंदर लाके पुट करूंगा तो बेटे ये बन जाएगा F विल बी इक्वल टू mr अल्फा, यानी कि जो आपने टेंजेंशियल फोर्स लगाई इसने बॉडी को लीनियरली एक्सेलरेट भी किया और एंगुलर एक्सेलरेशन भी दिया। अच्छा, अब यहां पे जब हमने अभी अपना लास्ट लेक्चर डिस्कस किया था, लेक्चर नंबर 8, जिसमें हमने रोटेशनल मोशन की बेसिक्स पढ़ी थी, टॉर्क और ये सब चीजें, वहां हमने ये देखा था कि टॉर्क और फोर्स एक दूसरे के एनालॉगस है। एनालॉगस से क्या मुराद है? फोर्स जो काम लीनियर डोमेन में करता है, टॉर्क वही काम रोटेशनल डोमेन में करता है। फोर्स लीनियर डोमेन में वेलोसिटी चेंज करता है, टॉर्क एंगुलर डोमेन में वेलोसिटी चेंज करता है। फोर्स ए लेकर आता है, लीनियर एक्सेलरेशन लेकर आता है, टॉर्क एंगुलर एक्सेलरेशन लेकर आता है, अल्फा लेकर आता है। इसका मतलब बॉडी के पास जो एंगुलर एक्सेलरेशन आ रही है अल्फा, इसका मतलब इसके ऊपर टॉर्क एक्ट कर रहा होगा, हाँ या ना? तो सर अभी तो हमें दिख ही नहीं रहा टॉर्क। बच्चे, जब बॉडी दायरे में घूम रही थी, आपने इस पे फोर्स लगाई तो बॉडी तेजी से दायरे में घूम रही है, हाँ या ना? तो जो टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स होता है, इसी को आप क्या कहते हो? टॉर्क कहते हो, हाँ या ना? इसको हम क्या कहते हैं बच्चे? टॉर्क कहते हैं। तो ये ज्यादा बेहतर होगा अगर मैं इस एक्सप्रेशन को इन टर्म्स ऑफ टॉर्क रिप्रेजेंट कर दूं। तो मैंने क्या किया, यही एक्सप्रेशन एज इट इज लिखी, F इक्वल्स mr अल्फा, और मैं क्या कर रहा हूं? दोनों तरफ r से मल्टीप्लाई कर रहा हूं। गौर से देखना, किससे मल्टीप्लाई कर दिया? r से। मैथमेटिकली सही काम है, कोई दिक्कत तो नहीं है। r इंटू एफ हो गया मेरा बेटा टॉर्क, और ये हो गया मेरे पास mr स्क्वायर इंटू अल्फा। अच्छा, सीखो ये मैंने क्या किया। R इंटू एफ टॉर्क कैसे हुआ? भैया हम लोगों ने ऑलरेडी ये बात पढ़ ली थी, टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, ये तो मैंने यहां से रिप्लेस किया। टॉर्क का फॉर्मूला था आर एफ परपेंडिकुलर या F इंटू डी। डी से मुराद थी मोमेंट आर्म, समझना। आपके पास मोमेंट आर्म क्या था या आर क्या चीज थी? एक्सिस ऑफ रोटेशन से लेके पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स तक का परपेंडिकुलर डिस्टेंस। यानी कि अगर एक रॉड है जो इस पॉइंट से ऐसे पिवट हुई हुई है और ये ऐसे गोल 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 घूम सकती है, मतलब ऐसे ऊपर जा सकती है, ऐसे नीचे आ सकती है, रोटेट कर सकती है अबाउट दिस। तो मैंने कहा था भाई इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन ये होगा, ऐसे यहां से पास कर रहे हैं, इसके अबाउट में ये रॉड इस तरह से क्या कर सकती है? रोटेट कर सकती है ऐसे, ठीक है? ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है। और मेरे बच्चे, अगर मेरे पास यहां पे फोर्स लग रही है, गौर से सुनना, तो एक्सिस ऑफ रोटेशन से लेके ये जो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स था यहां तक का परपेंडिकुलर डिस्टेंस। सर परपेंडिकुलर कैसे होगा? इमेजिन करो, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है और से देखो, ये फोर्स लग रही है, ठीक है, ये फोर्स लग रही है, तो इनके दरमियान का परपेंडिकुलर डिस्टेंस दिख रहा है डी आपको, यही तो था हमारे पास। यानी कि F और R आपस में क्या था? परपेंडिकुलर। तो R इंटू एफ परपेंडिकुलर।
तो भैया आप देखो यहां पे जरा, फोर्स यहां पे ऐसे लग रही है इनवर्ट, फोर्स ऐसे लग रही है इनवर्ट, और बच्चे आर क्या है, ये आर है। तो भैया यहां पे आर और एफ तो वैसे ही परपेंडिकुलर है, ये आर है ये एफ है, दे आर परपेंडिकुलर। तो आर को एफ से मल्टीप्लाई किया तो क्या बनेगा, टॉर्क। समझ आ गया, आर और एफ आपस में डायरेक्टली क्या है, परपेंडिकुलर। ये एक्सप्रेशन आ गई। अब ये एक्सप्रेशन आपको बता क्या रहा है, ये एक्सप्रेशन ये बता रहा है कि भाई अगर किसी घूमती हुई बॉडी के पास एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा आया तो आपको अपने इंट्यूशन से एनालॉजीज मिला के ये बात पता थी, फोर्स लीनियर एक्सेलरेशन लाता है तो टॉर्क एंगुलर एक्सेलरेशन लाता है, फोर्स लीनियर वेलोसिटी चेंज करता है, टॉर्क एंगुलर वेलोसिटी चेंज करता है। ये बात आपको पता थी। अब आपको यह समझ में आ गया, अगर किसी घूमती हुई बॉडी के पास एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा आ रहा है तो कितना टॉर्क लग रहा होगा, यहां से कैलकुलेट कर सकते हो। समझ आ गई, कितना टॉर्क लग रहा होगा, एम आर स्क्वायर अल्फा। जो टॉर्क लग रहा है, जो एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा लेके आ रहा है, वो डिपेंड कर रहा है, देखो किन किन चीजों के ऊपर डिपेंड कर रहा है कि ऑब्जेक्ट का मास क्या है, डिपेंड कर रहा है वो ऑब्जेक्ट एक्सिस ऑफ रोटेशन से कितने फासले पे। ये आर क्या है, यहां से यहां तक का डिस्टेंस, ये क्या है, एक्सिस ऑफ रोटेशन। ऑब्जेक्ट एक्सिस ऑफ रोटेशन से कितने फासले पे है, और एंगुलर एक्सेलरेशन कितना है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको अपने पास नोट कर लेना भैया, अच्छे से नोट कर लेना। इस इक्वेशन से आप क्या कैलकुलेट कर रहे हो, अगर कोई घूमती हुई बॉडी एंगुलर डोमेन में एक्सेलरेट होती है, एंगुलर वेलोसिटी चेंज होती है, तो कितना टॉर्क लगा यहां से निकाल सकते हैं। टॉर्क तीन चीजों पे डिपेंड करता है, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट का एक्सिस ऑफ रोटेशन से फासला कितना है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, इस पे भी आगे भी बात करेंगे, और एंगुलर एक्सेलरेशन कितना आया हैगा। ठीक है भैया। अच्छा, अब बच्चे इसको हम न्यूटन का लॉ ऑफ मोशन नंबर 2 एंगुलर डोमेन में भी कहते हैं। क्यों भैया, ऐसा क्यों कहते हैं, देखो इसलिए कहते हैं, अगर आप इस इक्वेशन को कंपेयर करो F इक्वल्स ma से, तो हमने पढ़ा फोर्स वही काम करता है जो टॉर्क करता है, तो फोर्स की जगह टॉर्क आ गया, ए लीनियर एक्सेलरेशन, अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन, ए की जगह अल्फा आ गया, एफ की जगह टॉर्क आ गया। आपको ऐसा नहीं लग रहा कि यहां पे इन दोनों एक्सप्रेशन को अगर मैं कंपेयर करता हूं तो एम की जगह पे एम आर स्क्वायर आ गया। मैं ये नहीं कह रहा एम और एम आर स्क्वायर एक ही चीज है, ना ना, प्रॉपर्टी वाइज दे आर सिमिलर। समझना मिसाल से, अगर किसी को कहा जाए ना कि ये बंदा चीता है, तो इसका यह मतलब नहीं है उसकी दुम निकल आई है, वो जंगल में जाके शिकार करता है, जंगली जानवर खाता है, 4 पांवों पे चल रहा है ना। अगर कहा जाए चीता है तो इसका मतलब वो फलाना बंदा किसी काम में तेज है। कहा जाए कि ये बंदा गधा है, तो इसका यह मतलब नहीं होता कि वो बंदा घास खा रहा है, इसका मतलब है वो कोई हरकत ऐसी कर रहा है जैसे गधा हरकत करता है। पॉइंट समझ आ गया। तो एम आर स्क्वायर के बराबर लग रहा है, यानी कि एम जो काम लीनियर डोमेन में करता होगा, एम आर स्क्वायर वही काम रोटेशनल डोमेन में करेगा। एम क्या है भाई, एम कहलाता है मास, एम आर स्क्वायर कहलाता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, या इसको आप रोटेशनल मास भी कहते हो, जो हमारा आज का लेक्चर है। अब समझना इससे क्या मुराद थी, अभी समझना, कॉन्सेप्ट का फील लेना। देखो भैया, मास क्या काम करता है। अगर मैं आपसे बोलूंगा कि भाई मास को डिफाइन करो लीनियर डोमेन में, मैं भाई मास एक प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से बॉडी के पास इनर्शिया एग्जिबिट करने की सलाहियत आती है। सर और आसान करके बताएं। अच्छा, एक ट्रक आपके पास सड़क पे खड़ा हुआ है, आपने जाके ट्रक को धक्का देना शुरू किया, क्या ट्रक कहीं जा रहा है, क्या ट्रक कहीं जा रहा है, नहीं जा रहा। क्यों, अपने मास की वजह से, अपने इनर्शिया की वजह से। इनर्शिया बॉडी की वो सलाहियत होती है जो क्या करती है, जो रेजिस्ट करती है स्टेट चेंज को। ट्रक रुका हुआ है, रेस्ट में है, उसका मास चाहता है ये रेस्ट में ही रहे, आप फोर्स लगा के उसे मोशन में लाना चाह रहे हो, उसका मास ज्यादा है, उसका इनर्शिया ज्यादा है, तो वो ज्यादा सारी फोर्स बर्दाश्त कर सकता है और अपनी स्टेट चेंज होने नहीं देगा। हां, एक बार आप बहुत ज्यादा फोर्स लगाओगे, उसका इनर्शिया ओवरकम कर जाओगे, तो वो रेस्ट से किस में आ जाएगा, मोशन में आ जाएगा। समझ गए। अब बिल्कुल सिमिलर, ये मास जैसे इनर्शिया लीनियर डोमेन में है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया बिल्कुल वैसे ही है रोटेशनल डोमेन में। मिसाल से समझना, आपके घर में एक पंखा घूम रहा है गोल 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 गोल, आपने फैन स्विच ऑफ कर दिया, इलेक्ट्रिकल फैन है, आपने स्विच ऑफ किया, स्विच ऑफ करते ही फौरन रुक जाता है, नहीं, घूमता है घूमता है घूमता है घूमता है, आहिस्ता आहिस्ता स्पीड कम होती है, फिर रुकता है। तो भाई स्विच ऑफ करने के बाद क्यों घूम रहा था, वो करंट तो उसे मिल नहीं रहा, तो घूम क्यों रहा है, रोटेशनल इनर्शिया की वजह से।
तो रोटेशनल इनर्शिया दो चीजों पे डिपेंड करता है, मास ऑफ द रोटेटिंग बॉडी और डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ रोटेशन। और आसान मिसाल ले लेते हैं, आपके पास जो सीपीयू होता है ना, जो आपका डेस्कटॉप होता है, कंप्यूटर होता है, उसके पीछे देखना छोटा सा फैन होता है ब्लैक कलर का, जो सीपीयू को कूल करने का काम करता है। जैसे ही आप सीपीयू को पावर ऑफ करोगे वो फैन फौरन बंद हो जाता है। आपके घर में लगा हुआ पंखा फौरन बंद नहीं होता। वजह, जो फैन सीपीयू में लगा हुआ है वो प्लास्टिक का फैन है, उसका मास कम है, सेंटर रोटेशन से उसके ब्लेड्स का फासला कम है, तो वो फौरन बंद होता है क्योंकि उसका रोटेशनल इनर्शिया कम है। जो आपके घर में पंखा लगा हुआ है उसके लोहे के ब्लेड्स हैं या जिस भी चीज के हैं, मेटल के ब्लेड्स हैं, और वो ज्यादा उसका रोटेशनल इनर्शिया, तो रोटेशनल इनर्शिया मास पे भी डिपेंड कर रहा है और एक्सिस ऑफ रोटेशन से कितना फासले पे मास डिस्ट्रीब्यूट हुआ है उस पर भी डिपेंड कर रहा है। तो कैसे डिफाइन करेंगे? रोटेशनल इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है? प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट जो रेजिस्ट करेगी रेस्ट से रोटेशन में आने पे, रोटेशन से रेस्ट में आने पे। जितना ज्यादा मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा रेस्ट से रोटेशन में लाना या रोटेशन से रेस्ट में लाना, बॉडी को उतना ही क्या होगा? मुश्किल होगा। समझ आ गया भैया? तो ये होता है। और जैसे जिसका जितना ज्यादा मास है उसे रेस्ट से लीनियर मोशन में लाना या मोशन से रेस्ट में लाना उतना क्या होता है? मुश्किल होता है। ये जो आपका mr स्क्वायर है ना भैया, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं I से, तो I इक्वल्स mr स्क्वायर। अगर इसकी यूनिट की बात करेंगे तो मेरा बेटा ये है किलोग्राम, और ये डिस्टेंस है, जाहिर डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है? मीटर, और ऊपर स्क्वायर आ गया तो किलोग्राम मीटर स्क्वायर। अगर डायमेंशन की बात करेंगे तो m किलोग्राम की जगह, l स्क्वायर m की जगह, और t पावर 0, तो ml स्क्वायर t पावर 0 आ गया। अच्छा, साथ ही साथ ये क्वांटिटी मेरा बेटा स्केलर क्वांटिटी है तो स्ट्रेट अवे ऐड हो जाएगी। वैसे स्केलर क्वांटिटी से कहना गलत है, ये टेंसर क्वांटिटी है, लेकिन आपके लेवल पे, क्योंकि एक्सिस ऑफ रोटेशन पैरेलल होते हैं तभी ऐड हो सकता है, एक्सिस ऑफ रोटेशन पैरेलल नहीं होंगे, एंगल पे आ जाएंगे तो आप ऐड नहीं कर सकते इन्हें। लेकिन खैर ये वाली बात मैंने सिर्फ वैसे ही बता दी है, ठीक है। तो ये टेंसर क्वांटिटी आगे चल के अगर आप कभी इसको बड़े लेवल पे इंजीनियरिंग में पढ़ोगे तो पता चल जाएगा, ठीक है, कि ये टेंसर है। आपके लेवल पे ये स्केलर है, बिल्कुल वैसे ही जैसे करंट, इलेक्ट्रिसिटी में करंट स्केलर माना जाता है, हालांकि वो फेजर या टेंसर है, ठीक है भैया। चलो इतनी बात हमें क्लियर हो गई अच्छे से। एक पॉइंट मास जो कि सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप यहां से कैलकुलेट कर सकते हो। अच्छा, अब अगर एक रिजिड बॉडी का कैलकुलेट करना हो तो कैसे करेंगे? लाजमी तो नहीं है ना हमेशा हमारे पास पॉइंट मास हो, कोई बॉडी भी हो सकती है, ठीक है, जिसके अंदर बहुत सारे पॉइंट मासेज हैं। अब क्या करेंगे? चलो उसको भी समझ लेते हैं जरा। ये क्वेश्चन ध्यान में रखना, टॉ इक्वल्स mr स्क्वायर अल्फा, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। मान लेते हैं मेरा बेटा कि हमारे पास कोई एक रिजिड बॉडी है। रिजिड बॉडी क्या होती है भाई? जिसके पार्टिकल्स के दरमियान का जो डिस्टेंस है ना वो आराम से चेंज नहीं होता, और ये मान लो इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है। ये रिजिड बॉडी क्या कर रही है भाई साहब, भाई लोग? ये फिलहाल मान लो ये रेस्ट के ऊपर है और ये इसके अबाउट में ऐसे घूमने की सलाहियत रखती है, ठीक है। ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है भैया, ये, और ये इसके अबाउट में ऐसे घूम सकती है, ऐसे घूम सकती है। अभी रुकी हुई, अभी नहीं घूम रही। अच्छा, ये रिजिड बॉडी जो है वो डिफरेंट पार्टिकल से मिलके बनी है, ठीक है, डिफरेंट मासेस से मिलके बनी है। अच्छा, मान लेते हैं कि भाई ये 3-4 मासेस से मिलके बनी है। एक मास यहां से है कोई m1 डिस्टेंस पे, एक मास m1 है यहां से कुछ फासले पे, इस फासले को r1 मान लो, ठीक है, r1, और एक मास यहां से है m2 r2 फासले पे। बस समझ जाना कि यहां से इसका डिस्टेंस r1, इसका डिस्टेंस r2 हो जाएगा। यहां पे एक मास मान लो, ठीक है, m3, और यहां पे एक कोई मास मान लो आपके पास m4। ये मासेस क्या बताया मैंने, हो सकता है यहां पे भी कोई एक मास हो, मान लो m5, ठीक है। ऐसे बहुत सारे मासेस हो सकते हैं, डिस्क्रीट मासेस, जिनसे मिलके ये आपकी बॉडी बनी है। मतलब ये बॉडी डिफरेंट पॉइंट पार्टिकल से मिलके बनी हुई है, ठीक है। अच्छा, जैसे ये मार्कर है भाई, ये डिफरेंट एटम से मिलके बना है ना, तो मैंने मान लिया ये बॉडी ऐसे 5 मासेस से मिलके बनी है। इन 5 मासेस को जमा करोगे तो पूरी बॉडी का मास आ जाएगा। अभी बॉडी रुकी हुई है, जब बॉडी रुकी हुई है तो भाई साहब इसकी एंगुलर वेलोसिटी फिलहाल क्या है? 0 है। अगर मैं इसको हल्की सी फोर्स लगाऊंगा, हल्का सा ऐसे पुश करूंगा, तो ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन। इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट में ये बॉडी ऐसे गोल 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 घूमना शुरू हो जाएगी, ठीक है, ऐसे रोटेट करेगी। तो भैया जी जब ये बॉडी रोटेट करना शुरू हो गई तो अब इसके पास कुछ एंगुलर वेलोसिटी होगी, तो मैंने फोर्स लगाई
तो इसकी एंगुलर वेलोसिटी चेंज हुई, पहले जीरो थी अब नॉन जीरो हो गई। इसका मतलब एंगुलर एक्सेलरेशन आई। इसका मतलब इसके ऊपर टॉर्क लगा, जो मैंने फोर्स लगाई उसने टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस किया, एंगुलर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करी। तो मुझे क्या करना है, इस पूरी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है, या और आसान कर लो, मुझे पूरी बॉडी पे लगने वाला नेट टॉर्क कैलकुलेट करना है। फिर सुनो फिर समझो, कोई जल्दी नहीं है, आहिस्ता आहिस्ता बिल्कुल बेसिक से कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। देखो भैया, पहले बॉडी रुकी हुई थी बड़े मजे से, चिल सीन था, कोई टेंशन नहीं थी। मैंने फोर्स लगाई, बॉडी गोल गोल घूमना शुरू हो गई। तो पहले ओमेगा जीरो, अब ओमेगा की कुछ वैल्यू नॉन जीरो। तो एंगुलर एक्सेलरेशन आया, और एंगुलर एक्सेलरेशन कौन लाता है, टॉर्क लाता है। तो मुझे नेट टॉर्क कैलकुलेट करना है, कितना टॉर्क है जिसने इसको एंगुलर एक्सेलरेशन दिया अल्फा, वो कैलकुलेट करना है। अच्छा, मुझे एक बात पता है, ये बॉडी मेरा बेटा हमारे पास है रिजिड बॉडी। रिजिड बॉडी का मतलब ये होता है जनाबे वाला कि ये जो दो पार्टिकल्स हैं m1 और m2, इनके दरमियान में जो फासला यहां पे था, जब ये घूम के यहां आ जाएगी तब भी फासला सेम रहेगा, फासला चेंज नहीं होता। जैसे ये रहा, इसको मैं ऊपर ले जाऊं, नीचे ले जाऊं, यहां ले जाऊं, वहां ले जाऊं, ये कैप और इसकी टेल के दरमियान का जो डिस्टेंस है इट विल रिमेन सेम। फोर्स लगाने पे फासला चेंज नहीं हो रहा। पॉइंट समझ आया? तो इसका मतलब यह है कि जो जितने भी मासेस हैं m1, m2, m3, m4, m5 जिनसे मिलकर ये बॉडी बनी है, इन सब के पास एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा आएगी, सबकी स्पीड एक जितनी बढ़ी होगी। सर ये क्या बात हुई? देखो, अगर आप एक गाड़ी में बैठे हो तो गाड़ी में स्टीयरिंग भी लगा होता है, सीटें भी होती हैं, डिग्गी भी होती है। अगर गाड़ी की स्पीड बढ़ रही है तो क्या मैं ये कह सकता हूं स्टीयरिंग, सीट, डिग्गी सबकी स्पीड एक जितनी बढ़ रही है, सब एक जितना एक्सेलरेट हो रहे हैं, क्योंकि वो रिजिड बॉडी है। गेटिंग माय पॉइंट? अरे भैया ऐसा थोड़ी होता है आपने गाड़ी की स्पीड बढ़ाई, स्टीयरिंग पीछे रह गया, गाड़ी आगे निकल गई, ऐसा देखा है कभी? नहीं भाई, रिजिड बॉडी है, सबकी स्पीड एक साथ बढ़ती है। पॉइंट क्लियर है? तो यही बात यहां पे आ गई। जब बॉडी गोल घूम रही है तो जो एक्सेलरेशन इस बॉडी का ओवरऑल, वही m1, m2, m3, m4, m5 सबका है। इसका मतलब अगर मैं ये मालूम कर लूं कि m1 पे क्या टॉर्क लग रहा है जो इसे एक्सेलरेट कर रहा है, इस पे क्या टॉर्क लग रहा है, इस पे क्या लग रहा है, इस पे क्या लग रहा है, इस पे क्या लग रहा है, तो नेट टॉर्क विल गिव मी द, जब इन सारे टॉर्क को जमा करूंगा तो पूरे सिस्टम पे लगने वाला टॉर्क आ जाएगा। ठीक है ना भाई? देखो ना, m1 की स्पीड बढ़ी, बिल्कुल अल्फा एक्सेलरेशन आया, रिजिड बॉडी है तो सबके पास एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा 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 होगा। तो मुझे क्या करना है, हर एक का टॉर्क निकालना है, हर एक का टॉर्क मैं जमा करूंगा तो मुझे नेट टॉर्क मिल जाएगा सिस्टम पे लगने वाला। हमने जब टॉर्क का कॉन्सेप्ट पढ़ रहे थे वहां हमने नेट टॉर्क निकालना सीखा भी था ऐड करके। ठीक है, तो भाई साहब मैंने कहा टॉर्क कैसे कैलकुलेट करते हैं, mr² अल्फा। अगर पहली बॉडी की बात की जाएगी अच्छा, एक सवाल और आता है बच्चे के जहन में, सर एंगुलर एक्सेलरेशन सबके पास एक जितनी आ रही है तो क्या टॉर्क भी सबके ऊपर एक जितना लगेगा? कोई लाजमी नहीं है। मैंने कब कहा कि ये सारे मासेस एक बराबर है? एक बात। दूसरी बात, मैंने कहीं नहीं कहा कि ये मासेस एक्सिस ऑफ रोटेशन से एक जितने फासले पर है। तो टॉर्क जो एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा लेकर आ रहा है वो सिर्फ अल्फा पे थोड़ी डिपेंड करता है। अल्फा सबकी एक जितनी होगा क्योंकि रिजिड बॉडी है, लेकिन m1 m2 हो सकता है अलग हो सकता है सिमिलर हो, r1 r2 जो डिस्टेंस है फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन हो सकता है सिमिलर हो सकता है अलग हो, आपको नहीं पता। तो आपने कहा पहली बॉडी के ऊपर जो टॉर्क लगा जिसने इसे एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा दी, दैट इज m1r1² अल्फा। मैं यहां अल्फा 1 लिख के अगली इक्वेशन में अल्फा कर सकता था, लेकिन समझ जाना कि भाई रिजिड बॉडी है, अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3, अल्फा 4, अल्फा 5 जितने भी अल्फा हैं सब एक बराबर होंगे क्योंकि सब एक जितने रेट से एक्सेलरेट होंगे। सिमिलरली अगर मैं टॉ 2 की बात करूंगा तो m2r2 का स्क्वायर इंटू अल्फा। इसी तरह करते करते अगर n डिफरेंट मासेस थे या n डिस्क्रीट मासेस थे, n डिफरेंट मासेस थे या डिस्क्रीट मासेस थे, तो ये बन जाएगा mn r(n)² इंटू अल्फा। अगर मुझे नेट टॉर्क निकालना है तो इन सब टॉर्क को ऐड कर दूंगा। पॉइंट समझ आ रहा है? और सब टॉर्क को ऐड करूंगा, प्लस माइनस का पंगा ही नहीं आएगा। वजह सारे मासेस एक ही डायरेक्शन में तो घूम रहे हैं। देखो m1 भी ऐसे जा रहा है, m5 भी, m4 भी, m3 भी, मतलब अगर पूरी बॉडी आपके पास एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है तो m1 भी एंटी क्लॉकवाइज है, सब एक ही तरह है। वो जो प्लस माइनस आता है वो तो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज में आता है, सबको आप उठा के ऐड कर दोगे। तो आपने अगर नेट टॉर्क निकालना है, नेट टॉर्क, तो भाई साहब उसके लिए क्या होगा, τ1 प्लस τ2 अप टिल τn। ठीक है भैया, लिख लो जरा, m1r1² इंटू अल्फा, m2r2² इंटू अल्फा अप टिल n डिस्क्रीट मासेस थे तो mn r(n)² इंटू अल्फा। अल्फा कॉमन आ रहा है, कॉमन निकालो भैया, क्या बनेगा,
ब्रैकेट में आ जाएगा m1r1 स्क्वायर प्लस m2r2 स्क्वायर अप टिल mnrn स्क्वायर, ब्रैकेट के बाहर आ गया अल्फा। ये क्वेश्चन आ रही है मेरी नेट टॉर्क की, ठीक है। नेट टॉर्क मतलब जो टोटल टॉर्क बॉडी के ऊपर लग रहा है और जिसकी वजह से इसके पास एंगुलर एक्सेलरेशन क्या आ रही है, अल्फा। अगर ये जो ब्रैकेट में लिखी हुई टर्म है, अगर मैं इसको थोड़ा समराइज वर्जन में लिखना चाहूं तो मैं ऐसे लिख सकता हूं, नेट टॉर्क विल बी इक्वल टू सिग्मा। सिग्मा से क्या मुराद है भैया, चीजें ऐड हो रही हैं, भाई ऐड हो रहा है ना, प्लस देख लो ये फैक्टर क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है इसमें, ये फैक्टर अगले में ऐड हो रहा है, अगला वाला फिर ऐड हो रहा है, होते होते सभी क्या हो रहे हैं इसमें ऐड, तो यहां सिग्मा आ गया। सिग्मा मतलब समेशन, ठीक है। और यहां पे कहां से कहां तक जा रहे हैं, MIRI स्क्वायर। देखो भैया ये समझ लो, I इक्वल्स 1 का मतलब सबसे पहले यहां 1, यहां 1, फिर प्लस साइन आएगा, फिर अगली में I की वैल्यू क्या हो जाएगी 2, तो यहां 2 यहां 2, फिर अगले में I की वैल्यू 3। I इक्वल 1 से लेके कहां तक जाना है, n तक, क्योंकि भैया n मासेस है ना, पहले से लेके n तक जाना है। भाई मिसाल के तौर पे अगर ये इसकी बात करें, कितने मासेस हैं 5, तो n की जगह आ जाएगा 5, पहले आएगा m1r1 स्क्वायर प्लस अगले में I बढ़ गया एक m2r2 स्क्वायर, अगले में होते होते कहां तक जाएंगे 5 तक जाएंगे, ठीक है। अगर 5 मासेस हैं तो मैंने तो जर्नल एक्सप्रेशन निकाली है, ये हमारे पास आगे मेरा बेटा हमारी जर्नल एक्सप्रेशन। नोट करो इसको जरा अच्छे से नोट करो, ये क्या चीज है, ये एक्सप्रेशन क्या है और ये एक्सप्रेशन इतनी ज्यादा अहमियत की हामिल क्यों है। देखो भैया ये एक्सप्रेशन क्या बता रही है, ये एक्सप्रेशन बता रही है ये जो पूरा एक रिजिड बॉडी सिस्टम था, इस सिस्टम के ऊपर ये नेट टॉर्क लगा तो ये एक्सेलरेशन आई है इस रिजिड बॉडी सिस्टम पे। अच्छा, सबसे पहले हमने एक पॉइंट मास पढ़ा कि अगर एक पॉइंट मास सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन कैसे निकालेंगे। अब जाहिर है दुनिया में सारे तो पॉइंट मासेस नहीं होते, हमने फिर एक बोला रिजिड बॉडी है जो बहुत सारे डिस्क्रीट पॉइंट मासेस से मिलकर बनी है। अच्छा, डिस्क्रीट पॉइंट मासेस क्या है, जिनको अलग अलग डिमार्केट करना पॉसिबल होता है, समझना। जैसे इतने हिस्से का एक मास, ये एक मास, ये एक मास, ये एक मास, ये एक मास, ठीक है। तो ये इसके ऊपर ये नेट टॉर्क लगा तो जाके ये एक्सेलरेशन आई अल्फा। अब अभी जो हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था अपनी हमारी इक्वेशन, वो थी टॉ इक्वल्स आई इंटू अल्फा। तो भाई साहब टॉ ये रहा, अल्फा ये रहा, इसका मतलब ये जो कुछ लिखा हुआ है ये आई है। आपके पास डिस्क्रीट सिस्टम का अगर आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना हो तो भाई साहब वो यहां से आएगा सिग्मा mr स्क्वायर। हाँ या ना, क्या सीखा आपने, ये क्या चीज है, m1r1 स्क्वायर इस मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, m2r2 स्क्वायर इस मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, m3r3 स्क्वायर यहां का। भाई समझ आ रहा है, यानी कि आपने इससे क्या सीखा कि अगर आपके पास ऐसे एक एक्सिस ऑफ रोटेशन है और इससे एक कोई मास यहां कनेक्ट हुआ हुआ है m1, एक कोई मास यहां कनेक्ट हुआ हुआ है m2, एक कोई मास ऐसे कनेक्ट हुआ हुआ है m3 और ये ऐसे रोटेट कर रहा है, तो अगर आपको बोला जाए इस सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है तो आपको क्या चाहिए, आप बोलोगे I विल बी इक्वल टू टोटल सिस्टम का m1r1 स्क्वायर। r1 मतलब यहां से लेके यहां तक का जो भी डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेना है, एक्सिस ऑफ रोटेशन से पॉइंट मास तक का परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये चीज ध्यान में रखिएगा, आगे सवालों में बड़ी अहमियत है इस पॉइंट की, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। सर यहां पे कैसे परपेंडिकुलर हुआ, सोचो ये एक्सिस ऑफ रोटेशन था, ये फासला ऑटोमेटिकली परपेंडिकुलर है। अरे भैया ये फासला परपेंडिकुलर होगा ना भाई साहब, ये भी क्या होगा, ये भी क्या होगा। तो r इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द मास फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन, m1r1 स्क्वायर प्लस m2r2 स्क्वायर अप टिल प्लस m3r3 स्क्वायर। समझ आ गई, सीख लिया किसी भी सिस्टम का। और ये भी हम बात किसके लिए कर रहे हैं, ये भी हम बात कर रहे हैं डिस्क्रीट मास सिस्टम के लिए। हमारे कोर्स में डिस्क्रीट मास सिस्टम ही शामिल है, कंटिन्यूस मास सिस्टम शामिल नहीं है, उसके डायरेक्ट फॉर्मूले, ठीक है। डिस्क्रीट मास सिस्टम और कंटिन्यूस मास सिस्टम में फर्क क्या है समझना। देखो भाई ये एक मास अलग से लगा दिख रहा है पॉइंट मास, ये एक मास अलग है, ये एक मास अलग है। अभी समझना, अगर मैं आपको सिर्फ समझा रहा हूं अभी, ठीक है, अभी सवालों पे नहीं जा रहा, डिस्क्रीट मास सिस्टम और कंटिन्यूस मास सिस्टम का ना फर्क समझा रहा हूं। अगर आपको बोला जाए भैया ऐसे आपके पास एक थिन रॉड है, ये एक थिन सी रॉड है, बिल्कुल बारीक सी, मान लो आपके पास ऐसे एक रॉड है और ऐसे इसके सेंटर से एक एक्सिस ऑफ रोटेशन पास कर रहा है और आपको बोला जाए इसके अबाउट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालो। अभी ये कंटिन्यूस मास सिस्टम है, क्यों,
इसमें देखो आप बता नहीं सकते मास कोई कितना फासले पे, देखो क्यों भाई, ये जो अगर एक रॉड है तो भाई इस रॉड का मास तो पूरा इसके अलोंग डिस्ट्रीब्यूट हुआ होगा, मतलब यहां भी मास है, यहां भी, मतलब हर तरफ मास ही मास है, ये पूरी रॉड का मास तो डिस्ट्रीब्यूट हुआ होगा ना भाई। अगर मेरा मास मिसाल के तौर पे 80 किलोग्राम है तो मेरा मास सारा सर में तो नहीं है, सारा हाथ में भी नहीं है, पूरी बॉडी में तकसीम हुआ हुआ है, कंटिन्यूस मास सिस्टम है, हर तरफ मास बिखरा हुआ है। इसका निकालने के लिए ये फॉर्मूला इस्तेमाल नहीं होता, ये डिस्क्रीट मासेस के लिए, भाई एक मास यहां रखा है, एक मास यहां है, एक मास वहां है, एक मास बोरा, एक मास बोरा, ऐसे, इसके लिए सिग्मा है। इसका कैसे निकालेंगे सर? हाँ, इसका कैसे निकालेंगे, इसके लिए आप इंटीग्रेशन यूज करते हो, इंटीग्रेशन dm r स्क्वायर विल गिव यू टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अगला लेक्चर में छोटा सा 10-15-20 मिनट का बना दूंगा, जो कि देखने के लिए लाजमी नहीं है, सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए आपको रॉड का या एक दो चीजों का, सिलेंडर का या डिस्क का निकाल के दिखा दूंगा इंटीग्रेशन से कैसे निकालते हैं। यही वजह, अगर आप में से कोई मैथ्स वाले स्टूडेंट बैठे हुए हैं या बायो वाले भी स्टूडेंट अगर सीखना चाह रहे हैं, ये इंटीग्रल और सिग्मा में जो फर्क होता है वो कंटिन्यूअस और डिस्क्रीट वेरिएबल्स का ही होता है। अगर कहीं कंटिन्यूअस फंक्शन है जो हर वैल्यू पे डिफाइन है, हर वैल्यू पे डिफाइन है, समझना, तो उसके लिए हम इंटीग्रल यूज करते हैं, ये भी समेशन है, ये भी समेशन है। अगर कोई डिस्क्रीट फंक्शन है वहां पे हम ये यूज करते हैं, सही है। और आसान कर लो भैया, और आसान कर लो। मैं कहता हूं 1 2 3 4 5 एक्स की कोई वैल्यू है 1 से लेके 5 तक, और एक जगह मैं कहता हूं एक्स की वैल्यू 1 से लेके 5 तक कुछ भी हो सकती है। अभी आपको लग रहा है कि ये दोनों मैंने सेम बातें करी है, सेम बातें नहीं की। ऊपर वाले फंक्शन में कहा मैंने, गौर से सुनना बच्चे और कॉन्सेप्ट का फील लेना ताकि ये समझ में आ जाए। ऊपर वाले में मैं कहा मैंने एक्स का वैल्यू 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 5 डिफाइंड वैल्यूज हैं एक्स की। तो अभी इसका फंक्शन निकालूंगा अगर मैं कोई, अगर मैं जैसे मैं कहता हूं कोई फंक्शन है, मान लो मेरे पास एक फंक्शन है y इक्वल्स एक्स स्क्वायर प्लस 2, ये फंक्शन है। मैं कहता हूं भाई मुझे y की टोटल वैल्यू बताओ, तो भाई एक बार आप x रखोगे 1, एक बार 2, एक बार 3, एक बार 4, एक बार 5, y की डिफरेंट वैल्यूज आएंगी 5, जोड़ोगे टोटल y की वैल्यू मिल जाएगी। अगर मैं कहता हूं x की 1 से लेके 5 तक कोई भी वैल्यू हो सकती है, तो यहां इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज हैं। क्यों? 1.1 एक वैल्यू, 1.11 एक और, 1.1111 एक और, 1.11, चलते जाओ, आप आ गई इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज। तो 1 से लेके 5 तक यहां जब आप समेशन निकालोगे तो उसके लिए फिर आप क्या करोगे, इंटीग्रल यूज करते हो। यह फर्क होता है डिस्क्रीट और इंटीग्रल या कंटिन्यूअस वेरिएबल्स के अंदर, ठीक है भैया। तो आपके पास जो कंटिन्यूअस मास सिस्टम होते हैं उसके हम डायरेक्ट फॉर्मूले पढ़ेंगे जो हमारे कोर्स के अंदर है, ठीक है। तो जैसे ये रॉड है, मास हर तरफ बिखरा हुआ है, ठीक है भैया। तो इसके लिए आप इस तरह से निकालते हो, I विल बी इक्वल टू dm r स्क्वायर, और 0 से लेके m तक इसको हम इंटीग्रेट करते हैं पूरे मास का, तो हमारा मसला हल हो जाता है, ठीक है। चलो अगला लेक्चर में छोटा सा 10-15 मिनट का पार्ट में इसका करा दूंगा, ताकि आप में से जो कोई कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाह रहा है वो देख ले कि हम ये काम कैसे करते हैं। मेन कॉन्सेप्ट, मेन थीम सेम रहेगी, कैसे करना है भाई, mr स्क्वायर एक मास का, mr स्क्वायर दूसरे का, सारे इंडिविजुअल मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऐड करोगे तो किसका मिल जाएगा, पूरे सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल जाएगा। चलो कॉपी कर लो, आगे चलते हैं, क्वेश्चंस करना स्टार्ट करते हैं। चलो भैया क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है, मान लो आपके पास एक कोई ऐसे रेक्टेंगल बना हुआ है, ठीक है। उस रेक्टेंगल के कॉर्नर के ऊपर ऐसे आपके पास 4 मासेस मौजूद हैं, ठीक है। रेक्टेंगल की ये वाली साइड आपको उसने दे दी y, और रेक्टेंगल की ये वाली साइड उसने आपको दे दी x, ठीक है भैया। आपका जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो भाई साहब यहां से पास कर रहा है, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है। एक्सिस ऑफ रोटेशन को हमने कह दिया लेट्स से x प्राइम। इसके अबाउट में अगर ये सिस्टम रोटेट करेगा तो आपको कहता है कि इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा। ऑप्शन उसने आपको दे दिए, mx स्क्वायर, 2mx स्क्वायर, my स्क्वायर और 2my स्क्वायर, ठीक है भाई। अभी हमने क्या सीखा, पहले तसल्ली से सुनो। हमने सीखा क्या, हमने ये सीखा कि अगर आपने सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो सब
सारे डिस्क्रीट मासेस के इंडिविजुअल मोमेंट ऑफ इनर्शिया को ऐड करेंगे। m1r1 स्क्वायर प्लस m2r2 स्क्वायर करते करते कहां तक जाएंगे, mnrn स्क्वायर। ठीक है भाई साहब, अब देखो ये मासेस हैं और एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस कैसा लेंगे, परपेंडिकुलर वाला लेंगे। चलो देख लो जल्दी से, ये मास है, ये टोटल डिस्टेंस यहां से यहां तक कितना है, x है। तो भाई साहब मैं कह सकता हूं ये वाला डिस्टेंस कितना होगा, x/2। ये डिस्टेंस भी कितना होगा, x/2। ये भी क्या होगा, x/2। ये भी क्या होगा, x/2। एक्सिस ऑफ रोटेशन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेना है, एंगल कितना बन रहा हो, 90 डिग्री का। चलो भाई साहब निकाल लो इसका जल्दी से। ये पहला मास है, एक मास कितना दिया हुआ है, ये वाला m, और यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है, x/2। स्क्वायर आ गया फॉर्मूले का। इसकी बात करें तो ये मास कितना है भाई साहब, m, और यहां से यहां तक का डिस्टेंस परपेंडिकुलर कितना है, x/2। ऊपर स्क्वायर आ गया फॉर्मूले का। इस तरीके से ये वाला मास m, यहां से यहां तक, भाई ये रेक्टेंगल के अंदर पैरेलल साइड्स तो इक्वल होती है ना, तो ये x है, ये भी x है, ये कितना होगा, x/2, यानी कि x/2 का स्क्वायर प्लस m इंटू x/2 का स्क्वायर। ये वाला भी ऐसे ही होगा। ठीक है, ऐड कर लो, यानी कि मैं ऐसे कह सकता हूं m मल्टीप्लाई बाय x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4। ये एक आ गया, इसको मैंने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। 4 से क्यों मल्टीप्लाई किया, 1 2 3 4, 4 बार एक ही चीज लिखी हुई है, 4 से 4 मैंने कैंसिल कर दिया। क्या आंसर आ रहा है भाई साहब, mx स्क्वायर। क्लियर हो गया, ठीक है। चलो अब इसी सवाल के अंदर अगर आपसे कहा जाए कि भाई आपके पास ये रेक्टेंगल था, और से सुनना, ये आपने करना है क्वेश्चन, ये रेक्टेंगल था आपके पास, ऐसे चारों कॉर्नर के ऊपर आपके पास ये मौजूद था, और आपको कहा जाए भैया ये है हमारे पास, अब की बार ये है हमारे पास हमारा एक्सिस ऑफ रोटेशन, और ये वाली जो आपकी साइड है ये वही है, y के बराबर है, और ये वाली जो आपकी साइड है ये किसके बराबर है, x के बराबर है। तो भाई साहब इसका भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते हैं। ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालेंगे, ये आपको पता है y है, तो जनाबे वाला ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, y/2, ये भी y/2, y/2, y/2। तो इस सिस्टम का जब आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालोगे तो भाई m लिखा हुआ है मल्टीप्लाई बाय ये क्या है, y/2, तो बन जाएगा जनाबे वाला y/2 का होल स्क्वायर, और ऐसे ही इसका, ऐसे ही इसका, ऐसे ही इसका होगा, तो मल्टीप्लाई बाय 4। तो जनाब my स्क्वायर बटा 4 मल्टीप्लाई बाय 4, 4 से 4 मर गया। क्या आंसर आ रहा है सिस्टम का, my स्क्वायर। पॉइंट टू बी नोटेड, यहां पे अब एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करो, अपने पास कॉन्सेप्ट बना के लिखो। नोट करो कि जब आपने एक्सिस ऑफ रोटेशन चेंज किया, फिगर सेम है, बॉडी सेम है, जब आपने एक्सिस ऑफ रोटेशन चेंज किया तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो गया, चेंज हो गया। तो लिख लेना, एक्सिस ऑफ रोटेशन चेंज करने पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज हो जाता हैगा। ठीक है भैया, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन मान लेते हैं बच्चे, ये आपके पास एक कोई मास m है, ये कोई मास m है, और ऐसे मौजूद है भैया ये मास m आपके पास। ठीक है, ये मास m मौजूद है ऐसे, और ये ऐसे मान लो बच्चे ये आपके पास ना एक प्लेन के अंदर है ये पूरा। ठीक है, ये ऐसे प्लेन के अंदर है, और ये है मेरा बेटा आपके पास अब की बार आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन, इसके अबाउट में ऐसे ये पूरा ऐसे घूम रहा है। ठीक है, ऐसे, ठीक है, ये ऐसे घूम रहा है, और ये एक्सिस ऑफ रोटेशन भी इसी प्लेन के अंदर मौजूद है। ठीक है, ऐसे मौजूद है, इसके अबाउट में ये चीज क्या कर रही है भैया, रोटेट कर रही है। आपने बताना है कि जनाबे वाला इस सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, और ये आपके पास जो ट्रायंगल है ये इक्विलेटरल ट्रायंगल दिया हुआ है, और साइड की लंबाई आपको दी हुई है l, और हमें पता होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर वाला जो एंगल है वो कितना है, यहाँ पे 60 डिग्री है। ठीक है, वीडियो को पॉज करो, ऑप्शन में यहाँ पे मार्क कर देता हूं। आंसर आएगा 4/5 ml स्क्वायर, या 5/4 ml स्क्वायर, या 3/4 ml स्क्वायर, या 4/3 ml स्क्वायर। ठीक है, ये 4 ऑप्शन दे दिए। वीडियो को पॉज करो, दिमाग लगाओ, देखो इसमें से आपका कोई ऑप्शन मैच कर रहा है या नहीं कर रहा। चलो देखो 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 चले देखो, आपके पास ये वाला जो है, ये वाला मास है, यहां से तो आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन पास कर रहा है, तो भैया इसके लिए तो आपके पास r क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। r क्या था, एक्सिस ऑफ रोटेशन से मास तक का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो ये तो r क्या हो गया, 0। अच्छा, इसके लिए अगर बात करेंगे इस वाले के लिए, तो भाई ये डिस्टेंस l होगा, भाई इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ये l, ये l, ये भी l ही होगा। ठीक है भैया, अच्छा तो
इसके लिए तो हो गया L। अब इसके लिए भी बात कर लेते हैं। अच्छा, बहुत सारे बच्चे क्या गलती करते हैं, इसके लिए भी डिस्टेंस L लेते हैं, क्योंकि बोलेंगे सर ये L है तो ये यहां से यहां तक का फासला ना। एक्सिस ऑफ रोटेशन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए आपको, यानी कि आपको यहां से ये वाला डिस्टेंस चाहिए जो फिलहाल आपको नहीं पता। पॉइंट समझ रहे हो? ये वाला डिस्टेंस आपने नहीं लेना। क्यों? ओ भाई ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस थोड़ी है एक्सिस ऑफ रोटेशन से, ये तो कुछ एंगल बना रहा है यहां पे। ये वाला एंगल आपको पता है कितना है, 60 डिग्री। देखो Z बन रहा है, Z बन रहा है, Z बन रहा है, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। और ये आपको पता है ये साइड क्या है, L, तो इसको बनाओगे तो ये क्या बनेगा, L cos 60 डिग्री। ये चेक करो, L है भाई, राइट एंगल ट्रायंगल दिख रही है, तो L cos 60, L sin 60, तो ये वाली जो साइड है ये क्या बन जाएगी, L cos 60 डिग्री, L cos 60 डिग्री। तो भाई साहब आ जाओ, जब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे तो अगर इस मास की बात करें, मास है इसका m, r इसका है 0, तो ये खत्म। इस मास की बात करेंगे तो भाई साहब ये आ गया m, और इसका यहां से एक्सिस ऑफ रोटेशन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना आ रहा है, l, तो भाई साहब आ गया l प्लस ये वाला मास m और यहां से यहां तक का फासला L cos 60 डिग्री। ठीक है जनाबे वाला, पर आ गया स्क्वायर, ये फैक्टर हो गया पूरा 0, ml स्क्वायर प्लस L cos 60 डिग्री। cos 60 डिग्री होता है 1/2, L/2, ऊपर आ गया स्क्वायर, ये बन गया भाई ml स्क्वायर प्लस ml स्क्वायर बाय 4, L स्क्वायर बाय 4 हो गया, 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, तो भाई 4 ml स्क्वायर प्लस ml स्क्वायर बटे में आ गया 4, क्या बनता है 5 ml स्क्वायर बाय 4 आएगा। ठीक है, 5/4 ml स्क्वायर। क्लियर हो गया? चलो एक सवाल और देख लेते हैं जल्दी से, कॉपी कर लीजिए इतना हिस्सा। सर आपने मिटा ही दिया, ठीक है कोई बात नहीं मेरा बच्चा, रिवाइंड करो वीडियो को और पॉज करके कॉपी कर लो। अच्छा, अगला सवाल जो आपके सामने लिख रहा हूं, आपने वीडियो को पॉज करना है और सवाल को खुद से अटेम्प्ट करना हैगा। ठीक है, क्वेश्चन क्या कहता है जनाब? क्वेश्चन कहता है ये मान लो आपके पास एक मास m है, ये एक मास m है, ये एक मास m है, और ये ऐसे इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर है। इक्विलेटरल ट्रायंगल मतलब सारी साइड और सारे एंगल एक बराबर हैं, तो जब सारे एंगल एक बराबर हैं तो सबका सम 180 डिग्री होता है। इसका मतलब एक एंगल कितना हो गया, ये 60 डिग्री का हो गया। ठीक है, और आपका जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो अब की बार पास कर रहा है ऐसे यहां से, ये है एक्सिस ऑफ रोटेशन x प्राइम, इसके अबाउट में ये रोटेट कर रहा है। अच्छे से देखना बच्चे और दिमाग लगा के आंसर को निकालना। ठीक है, चलो वीडियो को पॉज करो और सवाल को अटेम्प्ट करो। ठीक है, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ध्यान में रखिएगा। चले भैया आगे देखें। चलो देखो भैया, अगर मैं यहां पे मुझे क्या चाहिए, मुझे इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए। ठीक है, देखो एक मिनट, पहले इसको इक्विलेटरल ट्रायंगल को जरा थोड़ा ढंग का बना लें कि वो लग भी रहा हो इक्विलेटरल ट्रायंगल। ये है मेरा बेटा, मान लीजिए हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल, यहां से आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन पास कर रहा है एक्स प्राइम। ठीक है, यहां आपके पास एक मास रखा हुआ है, यहां आपके पास एक और मास है, यहां आपके पास एक और मास रखा हुआ है। ठीक है, और ये वाला फासला आपको गिवन है कितना है जनाब, L। ठीक है, ये फासला L है। अब देखो मेरा बेटा, जब आप इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए जाओगे तो ये वाला जो मास है इसके लिए तो हो गया R0, इसके लिए भी R क्या हो गया 0, तो इन दोनों का तो कोई मोमेंट ऑफ इनर्शिया में कंट्रीब्यूशन नहीं होगा, सिर्फ अकेला इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बच जाएगा। अब सवाल आता है, आपने एंगल मालूम करना है या आपने डिस्टेंस मालूम करना है एक्सिस ऑफ रोटेशन से। भैया ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ये डिस्टेंस L है, ये डिस्टेंस L है, लेकिन आपको दोनों में से कोई नहीं चाहिए। देखो, ना तो ये 90 डिग्री है ना ये 90 डिग्री है, आपको यहां पे एक अदद परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए, जो यहां से जा रहा हूं। पॉइंट समझ आ रहा है? ऐसे परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए। सही, अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस के लिए आप क्या करोगे, आप बोलोगे यहां का एंगल, तो ये एंगल कितना हो जाएगा भाई 30 डिग्री। इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर जब आप एक साइड को कट करते हो यहां पे एंगल 90 डिग्री बनाने के लिए, तो भैया यहां का टोटल एंगल 60 डिग्री था, जब कट करोगे तो ये साइड क्या हो जाएगी 30 डिग्री हो जाएगी, हाँ या ना? ये साइड क्या हो जाएगी 30 डिग्री हो जाएगी। अरे भैया 30 ये हो जाएगी, 30 ये हो जाएगी। क्लियर हो गया? अच्छा, अब अगर हम इसको देखते हैं, ठीक है, ये 30 हो गया, ये आपके पास L के बराबर है, तो
L cos 30 डिग्री, आपको समझ में आ रही है बात, ये L है, ये क्या है L cos 30 डिग्री। तो क्या मैं कह सकता हूं यहां से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, एक्सिस ऑफ रोटेशन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस मास तक का L cos 60 डिग्री है, ये L sin 60 हो जाएगा, सॉरी L cos 30 डिग्री है, ये क्या हो जाएगा L sin 30 डिग्री। ये तो नहीं चाहिए आपको, आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए, किससे, एक्सिस ऑफ रोटेशन से, कहां तक का, मास तक का। तो L cos 30 डिग्री, तो आप बोलोगे I विल बी इक्वल टू, इसका मास क्या है m, ठीक है बच्चे, और L cos 30 डिग्री, ऊपर क्या आ गया, स्क्वायर आ गया, ठीक है, m एज इट इज आ गया, और cos 30 डिग्री कितना होता है, √3/2 होता है, ऊपर आ गया स्क्वायर, क्या बनता है ml स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3/4, सॉल्व कर लेंगे तो क्या बनता है 3ml स्क्वायर बाय 4, ठीक है। ऑप्शन इसके वही वाले थे पीछे वाले, 4/3 ml स्क्वायर, 3/4 ml स्क्वायर, 5/4 और 4/5। तो आंसर समझ आ रहा है, क्लियर है, चलो कॉपी कर लो, एक सवाल और करते हैं, ठीक है, फिर पास पेपर में जो क्वेश्चन आए हुए डायरेक्टली उसकी तरफ बढ़ जाते हैं। देखो चलो एक क्वेश्चन अब और है। देखो मेरा बच्चा, क्वेश्चन क्या कहता है, ये मेरा बेटा हमारे पास एक मास m है और ये इस तरीके से ऐसे वापस इक्विलेटरल ट्रायंगल में आ गया ये उठ के, ठीक है, ऐसे इक्विलेटरल ट्रायंगल है। अब की बार जो आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो ऐसे एक मास से पास कर रहा है और परपेंडिकुलर टू द प्लेन है, गौर से सुनना, ऐसे पास कर रहा है और परपेंडिकुलर टू द प्लेन है, ठीक है। तो मैं यहां लिख भी देता हूं, फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन दैट passes through one of the mass, एक मास से पास कर रहा है एंड इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग मासेस, ठीक है। देखो ऐसे पास कर रहे हैं यहां से, ऑप्शन आपके पास हैं ml स्क्वायर, एक है 2ml स्क्वायर, एक है 3ml स्क्वायर, एक है 0। चलो जल्दी से कर लो, ठीक है, आसान सा क्वेश्चन है, गिन रहा हूं मैं 3 तक, 1 2 3। देखो आसान सा क्वेश्चन था। देखो भैया ये ऐसे पास कर रहा है, ठीक है, तो एक्सिस ऑफ रोटेशन इसके अबाउट है, यानी कि ये पूरी बॉडी ऐसे घूमेगी, ठीक है। यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है, तो भैया ये जो L डिस्टेंस है ये ऑटोमेटिकली परपेंडिकुलर तो हो गया। अरे भैया ये चेक करो, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है तो ये फासला कैसा हो गया, परपेंडिकुलर, ये फासला भी क्या हो गया, परपेंडिकुलर, तो ऑटोमेटिकली परपेंडिकुलर आ रहा है यहां पे। तो जब आप सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने जाओगे तो आई सिस्टम विल बी इक्वल टू, इसके लिए मास m परपेंडिकुलर डिस्टेंस L और ऊपर स्क्वायर फॉर्मूले का आ गया। दूसरे वाले मास के लिए भी क्या हो जाएगा, ml स्क्वायर, भाई ये मास है, ये डिस्टेंस L है, परपेंडिकुलर है, एक्सिस ऑफ रोटेशन ऐसे पास कर रहा है, और इसके लिए क्या हो जाएगा 0, क्योंकि इससे तो पास कर रहा है, इसका r 0 हो जाएगा। तो क्या बनता है ये 2ml स्क्वायर, ठीक है, तो क्या बनता है ये 2ml स्क्वायर, सही है। चलो कॉपी कर लो जल्दी से। चलो भाई अब देखो मेरा बेटा, जो हमारे पास पेपर के क्वेश्चंस थे, देखो आपके पास अगर आपको कहा जाए, गौर से सुनना, अगर आपको कहा जाए कि आपके पास ऐसे एक स्क्वायर है और ऐसे आपके पास एक स्क्वायर है और ये मेरा बेटा उसका सेंटर है। अब ये सवाल आपने अटेम्प्ट करना है, ये एक स्क्वायर है, स्क्वायर के चारों कॉर्नर्स के ऊपर मास m मास m मास m रखा हुआ है, ठीक है भैया, और जो स्क्वायर का सेंटर है ना, बिल्कुल एग्जैक्ट सेंटर, यहां से एक्सिस ऑफ रोटेशन पास कर रहा है इस तरह से परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द मासेस, और अगर ये इसके अबाउट में घूमता है तो आपने बताना है इस सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, ठीक है। ऑप्शंस बता दिए जाएं आपको, ऑप्शंस आप लिख लो अपने पास, 2a स्क्वायर, a स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, a स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4, √2a स्क्वायर, नन ऑफ दिस। 5 ऑप्शन दे दिए। वीडियो को पॉज करो, तसल्ली से सवाल को अटेम्प्ट करो, ठीक है। चलो 1 2, तब तक हम भी पानी पी लें।
चलो भैया, ठीक है, देखें अब, चलो देखो जल्दी से। देखो मेरा बेटा, सबसे पहले तो आप देखो कि आपको ये डायगोनल है जिसकी लेंथ आपको चाहिए, आपको नहीं पता अभी डायगोनल की लेंथ, ठीक है, पहला स्टेप। तो भाई साहब डायगोनल की लेंथ के लिए क्या करेंगे, आपको पता है स्क्वायर की सारी साइड्स क्या होती हैं, एक बराबर। तो जनाबे वाला ये ए है तो ये भी क्या होगा, ए। राइट एंगल ट्रायंगल बनती नजर आ रही है। हमें क्या करना है, अब इसकी साइड चाहिए, तो पाइथागोरस थ्योरम, तो क्या बनेगा भाई, अंडर रूट दिस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर से ये आ जाएगा, क्या बनता है 2a स्क्वायर, ए को रूट से बाहर निकाल लो तो a अंडर रूट 2, सही है भैया। इसकी वैल्यू क्या आ गई, a अंडर रूट 2, यहां से लेके यहां तक की वैल्यू a अंडर रूट 2। अच्छा, अब मुझे चाहिए क्या, मुझे चाहिए सर आपने डायगोनल क्यों निकाला भैया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकलता है, एम आर स्क्वायर से। आर क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस मास का एक्सिस ऑफ रोटेशन से। भैया ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, अबे हाँ ना बोल भाई, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्या है, यही है ना, डायगोनल का हाफ है, तो डायगोनल की लेंथ होगी तो हाफ करूंगा, ठीक है। तो टोटल कितना है, a रूट 2। तो अगर मुझे सिर्फ ये वाला डिस्टेंस चाहिए, गौर से सुनना, ये वाला डिस्टेंस, तो क्या मैं कह सकता हूं ये जो टोटल डायगोनल की लेंथ आई है इसको आप क्या करोगे, 2 से डिवाइड कर दोगे, a रूट 2 डिवाइडेड बाय 2, सही है भैया। ये क्या हो गया, डायगोनल का आधा। सर आपने डिवाइड बाय 2 क्यों किया, कुछ समझ में नहीं आ रहा, दिमाग का कचरा हो रहा है, फिर देख ले भाई, फिर देख ले, ये देख एक्सिस ऑफ रोटेशन से पास हो रहा है, सेट है, यहां से यहां तक का परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए, सेट हो गया। तो भाई मैंने बोला ये पूरी डायगोनल की लेंथ निकाली पाइथागोरस थ्योरम से और इसका आधा कर दिया, तो a रूट 2 बटा 2। तो भाई जब सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालूंगा तो भाई इसका मास कितना है m मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस कितना है यहां से यहां तक का, a रूट 2 बटा 2, ऊपर आ गया स्क्वायर, और ऐसा कितनी बार हो रहा है, 4 बार। भाई इसका भी वही होगा, क्यों, स्क्वायर है ना भाई, तो स्क्वायर की सारी साइड्स एक बराबर, ये a, तो यहां से यहां तक क्या होगा a रूट 2, तो आधा क्या होगा a रूट 2 बटा 2, सही है। तो हो गया भाई साहब m मल्टीप्लाई बाय a स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट 2 पे आया, तो भाई 2 हो गया, अपॉन में 2 का स्क्वायर 4 मल्टीप्लाई बाय 4 से 4 क्या हो गया, कैंसिल, तो क्या आंसर आ रहा है 2ma स्क्वायर। अच्छा m भी लगा होगा भाई साहब इन सबके साथ, ठीक है, 2ma स्क्वायर, ठीक है, ma स्क्वायर। क्लियर हो गया मेरा बेटा, पॉइंट समझ आ गया। एक सवाल ये आया हुआ माजी में, एक सवाल चलो कॉपी कर लो जल्दी से, एक सवाल इसी तरह का नस्ट के अंदर आया हुआ क्वेश्चन माजी में पूछा गया। चलो देखो जल्दी से, कहता क्या है क्वेश्चन, कहता है कि आपके पास ऐसे 3 मासेस मौजूद हैं भाई साहब, ऐसे 3 मासेस हैं, एक पॉइंट मास ये रहा, एक पॉइंट मास ये रहा, एक पॉइंट मास ये रहा, m m m, ठीक है, और एक्सिस ऑफ रोटेशन ऐसे पास कर रहा है, प्लेन ऑफ रोटेशन के परपेंडिकुलर है, ऐसे ये रोटेट करेगा। आपने सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है। एक्सिस ऑफ रोटेशन से यहां तक का फासला 40 सेंटीमीटर, यहां से यहां तक का फासला 20 सेंटीमीटर, ये वाला फासला 50 सेंटीमीटर। भाई ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। वीडियो को पॉज करके सवाल को खुद से अटेम्प्ट कर और मुझे बता कि ये सवाल खुद से लगा या नहीं लगा, ठीक है। चलो देखो जल्दी से, आपने सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, तो भाई साहब क्या बन जाएगा ये mr स्क्वायर। तो भाई मास आपको गिवन है कितना है 0.3 किलोग्राम। सर आप पूरी चीजें बताते नहीं हो और फिर कहते हो कि खुद से करो। चलो अब वीडियो को पॉज कर लो, ठीक है, अब वीडियो को पॉज करो और सवाल को अटेम्प्ट कर लो, ठीक है। चलो हो गया 0.135 आना चाहिए इसका आंसर, ठीक है। देखो अभी करते हैं 0.3 पहला मास, ये वाला मास, और इसका यहां से डिस्टेंस कितना है 40 सेंटीमीटर। तो भाई 40 सेंटीमीटर मीटर में कैसे कन्वर्ट होगा, डिवाइड बाय 100, ऊपर आ गया स्क्वायर, प्लस ये वाला मास कितना है भाई साहब 0.3, और इसका भी डिस्टेंस कितना है 20 सेंटीमीटर, तो 20 डिवाइड बाय 100, ऊपर आ गया स्क्वायर। ये कितना है भाई, इस मास तो 0.3 है सारे मासेस ना, एम है, और ये कितना है 50 सेंटीमीटर। तो भाई 0.3 मल्टीप्लाई बाय 50 डिवाइड बाय 100 का स्क्वायर। 0.3 सबसे कॉमन आ गया, मल्टीप्लाई बाय ब्रैकेट में डालो, ये बन जाएगा भाई 0.4 का स्क्वायर, प्लस ये बन जाएगा जनाब 0.2 का स्क्वायर, प्लस ये बन जाएगा जनाब 0.5 का स्क्वायर।
कैलकुलेशन कर सकते हैं आप, कोई मसला तो नहीं है। तो भाई साहब इसका आंसर निकालोगे, आ रहा होगा 0.135। आगे अपना यूनिट क्या होगा, किलोग्राम मीटर स्क्वायर। कैलकुलेशन सिखाई हुई है, बेसिक मैथ्स की वीडियोस भी मौजूद है। ठीक है बच्चे, तो सिंपल सा क्वेश्चन था, पास पेपर में आया हुआ है। एक और सवाल देख लेते हैं जल्दी से। ये भी एक क्वेश्चन है, माजी में पूछा गया GIKI के अंदर। ठीक है, गुलाम इसाक खान इंस्टीट्यूट के अंदर 2018 के पास पेपर में आपको मिल जाएगा। ठीक है, ये मान लो मेरा बेटा आपके पास x प्राइम, ये हमारा एक्सिस ऑफ रोटेशन है, जिसके अबाउट में आपकी बॉडी ने क्या करना है, रोटेट करना है। ठीक है, यहां पे आपके पास एक मास दिया हुआ है 4 किलोग्राम का, कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं 0,3, ये y है और ये y प्राइम है। ठीक है सर, आप नहीं भी बताते तो हमें पता था, ठीक है वैसे ही बता दिया बच्चे। 0,-2, ये मान लो भैया हमारे पास है 3 किलोग्राम। चलो 0,-4, ये पूरा सिस्टम इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट में क्या कर रहा है भाई, रोटेट कर रहा है, ऐसे रोटेट कर रहा है। आपने इस सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है अबाउट x प्राइम। ऑप्शंस में आपको दे देता हूं, ऑप्शन हैं 72 किलोग्राम मीटर स्क्वायर, ऑप्शन बी 82 किलोग्राम मीटर स्क्वायर, ऑप्शन सी 92 किलोग्राम मीटर स्क्वायर, ऑप्शन डी 102 किलोग्राम मीटर स्क्वायर, ऑप्शन ई नन ऑफ दीज। ठीक है, चलो जल्दी से कॉपी कर लो भैया और सवाल को अटेम्प्ट करो। चलो मेरा बेटा, सॉल्व कर लिया होगा आप लोगों ने अब तक। इसका जो आंसर है वो आना चाहिए 92 किलोग्राम मीटर स्क्वायर, जहां तक मुझे लग रहा है। चलो देख लेते हैं अब जल्दी से। सर आपको लग क्या रहा है, आपने तो पहले से सॉल्व किया हुआ है। हाँ ऐसा ही है, ठीक है चलो देख लेते हैं जल्दी से। देखो भैया, हमारे पास सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकलता कैसे, m1r1 स्क्वायर प्लस m2r2 स्क्वायर, ऐसे ही निकलता है। तो भैया यहां से ये इसके अबाउट में आपका सिस्टम घूमेगा, ऐसे घूमे जैसे भी घूमे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपने कैलकुलेट करना है। तो भैया ये एक मास रखा हुआ है 4 किलोग्राम का, ठीक है। यहां से यहां तक का आपको डिस्टेंस नहीं पता, अरे भैया ये लिखा ना कोऑर्डिनेट, ये क्या बता रहा है, ये अगर ओरिजिन है तो यहां से एक्स पे नहीं चलना, ऊपर कितना जाना है 3 स्टेप, कितना जाना है 3 स्टेप। तो भाई डिस्टेंस दिया भाई 3 मीटर आपको। अरे भैया ये ओरिजिन है, ये क्या होता है x, y, तो आगे तो नहीं जाना, ऊपर जाना है, कितना ऊपर जाना है 3 स्टेप। तो भाई डिस्टेंस दे दिया ना 3, तो आ गया क्या 3 का स्क्वायर हो गया। अच्छा अब ये ओरिजिन है, ये क्या बता रहा है आगे नहीं जाना, मतलब x कोऑर्डिनेट क्या है 0, नीचे आना है, और -2, अभी -2 में माइनस साइन शो कर रहा है नेगेटिव y एक्सिस को, ये y प्राइम के अलोंग शो कर रहा है, ये चीज है। तो भाई यहां का ये हो गया 2, और डिस्टेंस कितना है ये 2 होगा, ठीक है। सर -2 लगेंगे तो भी तो पॉजिटिव हो जाएगा, लेकिन कॉन्सेप्ट खराब नहीं करो। -2 के अंदर माइनस साइन डिस्टेंस शो नहीं कर रहा, माइनस साइन शो कर रहा है नेगेटिव y के अलोंग आना है, प्लस फिर ओरिजिन पे आ जाओ। सर ओरिजिन से क्यों निकाल रहे हैं भैया, एक्सिस ऑफ रोटेशन से निकाल रहे हैं। कहां से निकाल रहे हैं, एक्सिस ऑफ रोटेशन से। तो एक्सिस ऑफ रोटेशन से ये सारे परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस हैं जो y एक्सिस पे दिए हुए हैं, ठीक है। तो भाई साहब 3 किलोग्राम वाला मास है, कितना नीचे है यहाँ पे 4, तो ये हो गया 4 का स्क्वायर हो गया, सही हो गया। अच्छा I विल बी इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 2 इंटू 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, 3 इंटू 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, 4 9 जा 36, 2 4 जा 8, 16 3 जा हमारे पास होता है 48। ऐड कर लो भाई, 36 प्लस 8 कितना होता है 44, ये कितना हो गया 48, डम 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 आ गया 92 किलोग्राम मीटर स्क्वायर, ठीक है भैया। तो ऑप्शन सी हमारे पास क्या था भैया, करेक्ट था। क्लियर हो गया। अगर इसी के अंदर मैं आपको बोलता कि जनाबे वाला हमारा जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो ऐसे यहां से पास कर रहा है, आप इस सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताइए अबाउट y प्राइम, अबाउट y प्राइम, तो निकाल सकते हो। अगर ऐसे घूमेगा ये तो क्या होगा सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0, क्योंकि सबके लिए जो डिस्टेंस है x कोऑर्डिनेट वो क्या है 0 है। भाई सारे पॉइंट y पे लाई कर रहे हैं, y अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन है तो उनसे फासला क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो इसके अबाउट में आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा 0 होगा। क्लियर हो गया, समझ आती है सारी चीज अच्छे से।
ठीक है, चलो कॉपी कर लो जल्दी से, आगे देखते हैं। अब देखो मेरा बेटा, एक दो छोटी छोटी चीजें हमने देखनी है ताकि हम इस लेक्चर को वाइंड अप करने की तरफ लेके जाएं। अगर मैं आपको बोलता हूं सर क्वेश्चन बहुत हो गए, हाँ बस बच्चे बहुत हो गए, या इससे आपको मैंने एक चीज और सिखानी है। मान लो मेरा बेटा, अगर आपके पास इस तरह से एक कोई मास है, दो मासेस कनेक्ट हुए हुए हैं, बिल्कुल एक मासलेस रॉड है, जब तक कहा ना जाए ना इसका मास है, तब तक आपने मानना है कि ये मासलेस चीज है, तभी तो डिस्क्रीट सिस्टम बनेगा। अगर इस रॉड का आप खुद ही से मास मान लोगे तो वो डिस्क्रीट सिस्टम कैसे रहेगा, वो तो कंटिन्यूस मास सिस्टम हो जाएगा, जो आपने अभी पढ़ा ही नहीं है। ठीक है, इसका मास m है, इसका मास m है, और मेरा बेटा ये पूरा डिस्टेंस आपके पास कितना है, l के बराबर है। ठीक है, अगर मैं आपको बोलता हूं कि मेरे बच्चे इसका इस एक्सिस के अबाउट में, अब तो मुश्किल नहीं होगी, आराम से कर लोगे, इस एक्सिस के अबाउट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करें तो कर सकते हैं। चलो जल्दी से करो। इसी के अंदर मैं आपको एक क्वेश्चन और दे रहा हूं, अभी आपने करना है। ठीक है, कोई नई चीज नहीं है इसमें, और ये वही सेम हमारा सिस्टम है। इसके अंदर मेरा बेटा हमारा जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो मैंने यहां के बजाय उठा के ले आया यहां पे। ठीक है, ये है मेरा एक्सिस ऑफ रोटेशन एक्स प्राइम। अगर आपको बोलता हूं इसके अबाउट में मालूम कीजिए, ठीक है, डिस्टेंस आपके पास वही है अभी भी पूरी सिस्टम का, मतलब यहां से यहां तक का डिस्टेंस पूरे रॉड की लेंथ कितनी है, एल है, जिसके एंड पे पॉइंट मासेस कनेक्ट हुए हुए। ठीक है, एक बार यहां के लिए निकालो, एक बार यहां के लिए निकालो। ठीक है, चलो अगर मैं निकलवा दूं आपको तो मेरा बेटा यहां से यहां तक के अगर डिस्टेंस की बात करेंगे तो l/2, ये भी कितना होगा l/2। तो अगर मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो भाई साहब इसका मास क्या है, m, इसकी बात कर रहा हूं, मास m, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस मास का एक्सिस ऑफ रोटेशन से क्या आ रहा है l/2, ऊपर क्या आ गया स्क्वायर। इस मास की बात करेंगे तो भैया m, और यहां से यहां तक का डिस्टेंस भी क्या होगा l/2, सेंटर से पास कर रही है ना ये रॉड, ये जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है बिल्कुल सेंटर पे मौजूद है। तो जनाब ये क्या बन जाएगा l/2। ठीक है, तो क्या बना भाई, ये ml²/4 प्लस ml²/4। क्लियर है मेरा बेटा, ऐड कर देंगे तो 2ml²/4, सिंप्लीफाई करेंगे तो ml²/2। इस सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट x प्राइम कितना आ रहा है ml²/2। समझ आ गई। अब इसका निकालेंगे, इसके लिए जब हम करेंगे Ix प्राइम, तो अगर पहले इसकी बात करूं तो भैया इसका मास m है, लेकिन इसका डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन कितना आ रहा है 0 प्लस, अच्छा प्लस अगला वाला जो मास है, ये वाला जो मास है, इसका मास m है, और यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है भैया l है, ऊपर आ गया स्क्वायर। तो भाई साहब ये तो हो गया 0, ये क्या हो गया ml²। इस सिस्टम का क्या आ रहा है ml²। दो चीजें यहां से आपने नोट करनी है, दो चीजें नोट करो यहां से। पहली चीज आप ये नोट करो कि आपके पास जब आपने एक्सिस ऑफ रोटेशन शिफ्ट किया, जब आपने एक्सिस ऑफ रोटेशन चेंज किया, तो आपका सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज हो गया। लिख लो इसको अपने पास, एक्सिस ऑफ रोटेशन चेंज करेंगे तो सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, चेंज होगा। दूसरी बात आप नोट करो, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम आया है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा आया है। वजह, मास का एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस चेंज हो गया। यहां पे दोनों मासेस एक्सिस ऑफ रोटेशन से l/2 पे थे, यहां पे आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन से फासला क्या हो गया l/2 से बढ़ के l हो गया। तो आपका मास एक्सिस ऑफ रोटेशन से जितना दूर जाता जाएगा, सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया उतना बढ़ता जाएगा। I = mr², I डिपेंड ऑन मास, I डिपेंड ऑन r। सही, r क्या है, एक्सिस ऑफ रोटेशन से मास का फासला। इतनी बात नोट कर ली, कॉपी कर लो, आगे चलते हैं, एक और चीज समझते हैं। अब देखो मेरा बेटा, मैंने आपके सामने एक सिंपल सा थ्योरम मेंशन किया है, सिंपल तो नहीं है खैर ये, ठीक है। अच्छा, ये बाकी सारे बोर्ड की किताब में नहीं मेंशन, सिर्फ सिंध बोर्ड की किताब में मेंशन है। देखो रोटेशन का जो टॉपिक है ना, वो एक बहुत ब्रॉड टॉपिक है, इसमें से कुछ पार्ट आपके पास मेंशन है, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, आसानी से सीखेंगे भी समझेंगे भी। इससे रिलेटेड मैं आपको दो सिंपल से क्वेश्चन भी करा दूंगा। अभी तक इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं आया, लेकिन चूंकि अब कोर्स अपडेट हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता, ठीक है, तो हो सकता है इन फ्यूचर इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाए। सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है, जो एग्जांपल मैंने कराई है इसी से कराऊंगा। आपने पहले अपने दिल दिमाग फेफड़े भेजे में सबको ये बात समझानी है कि हाँ भाई मैंने करना है, मैं कर सकता हूं कंपटीशन का एग्जाम क्रैक करने के लिए, ठीक है। देखो भैया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अभी आपने पढ़ा, हमने देखा एक्सिस ऑफ रोटेशन चेंज होगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी क्या होगा, चेंज होगा। हम जो नॉर्मली मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं
वो निकालते हैं अबाउट द सेंटर ऑफ मास। सर सबसे पहले तो ये समझा दें सेंटर ऑफ मास क्या होता है, समझ लो। देखो अभी मैंने आपके सामने एक रिजिड बॉडी बनाई थी, उसमें डिफरेंट पॉइंट मासेस बनाए थे, ठीक है। ऐसे समझ लो, मिसाल के तौर पे ये समझ लो मेरा बेटा, मेरे पास एक कोई रिजिड बॉडी है, ये मेरे पास क्या है, एक कोई रिजिड बॉडी है, और इस रिजिड बॉडी, ये रिजिड बॉडी 5 मासेस से मिलकर बनी है, ठीक है। एक या 4 मासेस मान लो, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 मासेस से मिलकर बनी है। मैंने क्या करा, या ऐसे समझ लो ऐसे 5 मासेस से मिलकर बनी है। ये जहां मेरी उंगलियां टच कर रही है ना इस मोबाइल को, वहां पे ये 5 मासेस मौजूद है, समझना। पहले समझ रहे सेंटर ऑफ मास क्या होता है। तो अगर मैं हर मास पे, देखो एक मास यहां है, 5 मासेस मान लो, 1 2 3 4 5 मासेस से मिलकर बनी है। मैंने हर मास पे 1 न्यूटन की फोर्स लगाई, तो देखो बॉडी कहां जा रही है, ऊपर जा रही है। बॉडी ट्रांसलेशनल मोशन कर रही है, बॉडी लीनियर मोशन करती हुई ऊपर जा रही है। यह इफेक्ट होता है जब आप मासेस के ऊपर फोर्स लगाते हो। अगर आपकी बॉडी n नंबर ऑफ मासेस से मिलकर बनी है, आप सारे मासेस पे फोर्स अप्लाई करोगे तो बॉडी का मोशन ट्रांसलेशनल मोशन होगा। अब मान लेते हैं इसके बिल्कुल सेंटर में इसका सेंटर ऑफ मास एग्जिस्ट कर रहा है, हमें नहीं पता क्या है सेंटर ऑफ मास, एक पॉइंट है। मैंने क्या करा, ये पांचों फोर्सेस मिलाकर, पहले हर मास पे 1 न्यूटन लगाया था, अब पांचों फोर्सेस मिला के 5 न्यूटन की फोर्स अकेले इस पॉइंट पे लगाई मैंने। अब देखो इंडिविजुअल मासेस पे नहीं लगा रहा, अब सेंटर ऑफ मास पे लगा रहा हूं, एक पॉइंट पे लगाई। और बॉडी का बिहेवियर देखो फिर से सेम है, बॉडी वापस लीनियर मोशन कर रही है। तो ये है सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास से मुराद है वो पॉइंट जहां पे बॉडी का टोटल मास इज अज्यूम्ड टू बी प्रेजेंट। वजह, अगर जितनी फोर्सेस आपने इंडिविजुअल मासेस पे लगाई थी वो सारी फोर्सेस मिला के सेंटर ऑफ मास पे लगाओगे तो बॉडी का बिहेवियर कैसा होगा, सेम होगा। सेट हो गया। सेंटर ऑफ मास कैसे कैलकुलेट करते हैं उसकी पूरी अलग साइंस है, हमारे कोर्स में नहीं है तो कोई टेंशन नहीं है। बिल्कुल आसान करके, जितनी रेगुलर शेप्स होती हैं, रेगुलर शेप्स जिनके फॉर्मूले हैं, कोन है, स्फीयर है, सिलेंडर है, रेक्टेंगल है, स्क्वायर है, ये सारी रेगुलर शेप्स हैं। जितनी रेगुलर शेप्स हैं उनका ज्योमेट्रिक सेंटर सेंटर ऑफ मास होता है। जैसे रॉड है, रॉड का मिड पॉइंट उसका सेंटर ऑफ मास है। यानी कि आप पूरे रॉड पे अलग अलग फोर्स लगाओ तो भी ट्रांसलेशनल मोशन होगा, बिल्कुल सेंटर पे फोर्स लगाओ, करके देख ले, तो अभी देख लेते हैं। देखो अगर मैं ये मान लो रॉड है, इस पे हर तरफ ऐसे फोर्स लगाऊं, ऐसे फोर्स लगाऊंगा, अब अपने पास रखना और करके देख लेना। देखो इसके ऊपर ये मान लो मेरा बेटा, मेरे पास एक रॉड है, ऐसे रॉड है, इस पे ऐसे मैं हर तरफ फोर्स लगाऊंगा तो ये क्या होगा, आगे जाएगा। और अगर मैं बिल्कुल सेंटर पे फोर्स लगाऊंगा तब भी क्या होगा, ये आगे जाएगा, ट्रांसलेशनल मोशन करेगा। अगर आप सेंटर ऑफ मास पे फोर्स नहीं लगाओगे तो बॉडी रोटेशनल मोशन करेगी। देखो अबे रुक जा, ये देखो रोटेशनल मोशन दिख रहा है, हाँ है ना। आप अपने पास करके देखो ये चीज, आपके पास कोई भी एक मार्कर, एक पेन, कोई भी चीज ऐसे रखो, एक पॉइंट पे फोर्स लगाओ तो वो अपने सेंटर ऑफ मास के अबाउट क्या करेगी, रोटेट करेगी। पहला कॉन्सेप्ट ये क्लियर करो, व्हाट इज सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास वो पॉइंट है जहां पे सारा मास इज अज्यूम्ड टू बी प्रेजेंट। अगर सेंटर ऑफ मास पे फोर्स लगाई जाए तो वो वैसे ही बिहेव करता है कि अगर आप वही फोर्स तोड़कर इंडिविजुअल पॉइंट मासेस पे लगा रहे होते, ट्रांसलेशनल मोशन आ रहा होता। सेट हो गया। सर सेंटर ऑफ मास निकालते कैसे, तरीका है, फॉर्मूला है, आपको नहीं जानना, कोई जरूरत नहीं है, कोर्स में नहीं है आपके। आपने क्या करना है, जितनी रेगुलर ज्योमेट्रिकल शेप्स है उनके बारे में एक जनरल थंब रूल याद रख लो कि उनका जो ज्योमेट्रिकल सेंटर है एग्जैक्ट वहां पे क्या होगा, आपका सेंटर ऑफ मास मौजूद होगा। ठीक है। अच्छा अब देखो ये वाला जो रॉड था, ये जहां से इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन बनाया था, यहां पे इसका क्या मौजूद है मेरा बेटा, सेंटर ऑफ मास मौजूद है। तो जो मैंने अभी इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला है, इसको मैं कह सकता हूं ये मैंने निकाला है अबाउट द सेंटर ऑफ मास, हाँ या ना। तो नॉर्मली अभी आपको कंटिन्यूस मास सिस्टम का भी जो पढ़ाएंगे वो नॉर्मली किसके अबाउट होता है, सेंटर ऑफ मास के अबाउट होता है। निकालने को आप किसी भी एक्सिस के अबाउट निकाल सकते हो। भाई इसका मैंने यहां के अबाउट भी तो निकाला है, मेरी मर्जी है। भाई ये रॉड है, सेंटर ऑफ मास तो सेंटर से जाएगा, मैं इस रॉड को ऐसे घुमाना शुरू कर दूं तो मैंने इसके इस अबाउट निकाल दिया, यहां से घुमाना शुरू कर दूं इधर से तो मैंने इसके अबाउट निकाल लिया, वो तो मेरी मर्जी है। ठीक है भैया, इतनी बात समझ आ गई। अब हमारे पास ये थ्योरम्स क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अमूमी तौर पे कैलकुलेट करने के लिए दो थ्योरम्स होते हैं, एक परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम है,
ठीक है, आई जेड इज आई एक्स प्लस आई वाई, एक पैरेलल एक्सिस थ्योरम है। आपके कोर्स में सिर्फ पैरेलल एक्सिस थ्योरम है, ठीक है, बिल्कुल मुश्किल नहीं है, बहुत आसान सा थ्योरम है। इसको नहीं पढ़ना, अभी इसको नहीं पढ़ना, मुश्किल हो जाएगी। मैं जो बता रहा हूं वो सुन लो। अगर किसी बॉडी के अंदर, अगर किसी भी बॉडी के अंदर एक्स वाई जेड कोई भी बॉडी है, उसके अंदर सेंटर ऑफ मास के अबाउट में आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता हो, आपको सेंटर ऑफ मास के अबाउट में पता हो, और नॉर्मली हमें सेंटर ऑफ मास के अबाउट में पता होता है। वो जो सिलेंडर का, स्फीयर का आपने रट्टा मारा होता है ना, स्फीयर का 2/5 mr² है। सिमिलरली वो जो सिलेंडर का होता है mr² या mr²/2, ये सब अबाउट द सेंटर ऑफ मास ही होता है, ये हमें पता होते हैं। अगर सेंटर ऑफ मास के अबाउट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है, तो इसके पैरेलल किसी भी एक्सिस के अबाउट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं पैरेलल एक्सिस थ्योरम। क्या है पैरेलल एक्सिस थ्योरम? अगर आपको सेंटर ऑफ मास के अबाउट में अगर बॉडी रोटेट कराया जाए, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है, तो आप इसके पैरेलल किसी भी एक्सिस के अबाउट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट कर सकते हो। कैसे निकालते हैं? ये रहा फॉर्मूला। मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास आपको पता है, प्लस कर दो जो मास है बॉडी का और मल्टीप्लाई कर दो दोनों एक्सिस के दरमियान का डिस्टेंस। मिसाल से समझना, देखो ये कोई बॉडी है, मेरे पास कोई भी एक रिजिड बॉडी है, दिस कैन बी एनी रिजिड बॉडी, ये कोई भी रिजिड बॉडी हो सकती है। इसके सेंटर ऑफ मास के अबाउट में आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है, ICOM, ये नोन है। लेकिन मेरा दिल कर रहा है नहीं भाई, इससे इतने फासले पे मुझे, अगर मैं इस बॉडी को इस एक्सिस x प्राइम के अबाउट में ऐसे घुमाना शुरू करूं, मुझे अब बताओ, ठीक है, अब बताओ क्या होगा? तो भाई बोलो कोई दिक्कत नहीं है, आपको पता है सेंटर ऑफ मास के अबाउट में, इसमें प्लस करो पूरी बॉडी का मास और मल्टीप्लाई कर दो इन दोनों के दरमियान का परपेंडिकुलर डिस्टेंस। दिस d इज द, जहन में रखिएगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू एक्सिस। सर आप तो बहुत बेहुदा इंग्लिश बोलते हैं ठीक है, जज्बात पे गौर करो, अल्फाज पे ना करो। परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू एक्सिस, कौन से एक्सिस भैया? एक तो सेंटर ऑफ मास, दूसरा वो पैरेलल एक्सिस जिसके अबाउट में यू आर सपोज टू फाइंड आउट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। यही लिखा हुआ है, पढ़ लो। इट स्टेट्स दैट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रिजिड बॉडी अबाउट एनी एक्सिस इज इक्वल टू द सम मायने जमा करना, ऑफ इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट अ पैरेलल एक्सिस थ्रू इट्स सेंटर ऑफ मास, इसको जमा करना है, प्लस किसमें करना है? द प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ द बॉडी एंड द स्क्वायर ऑफ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू एक्सिस। मुश्किल तो नहीं था, आसान था। क्या है भाई पैरेलल एक्सिस थ्योरम? परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम क्या होगा? मैंने पढ़ाया नहीं है अभी, अब समझ जाओ, खुद ही समझ गए भाई। ये तो पैरेलल एक्सिस के लिए ना, एक बंदा बोले मुझे परपेंडिकुलर एक्सिस के लिए निकालना है, तो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगता है। पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या है? सेंटर ऑफ मास के अबाउट में आपको पता है, इसके पैरेलल किसी भी पॉइंट पे निकाल सकते हो। परपेंडिकुलर एक्सिस क्या होगा? सेंटर ऑफ मास के अबाउट में आपको पता है, इसके परपेंडिकुलर किसी भी एक्सिस पे निकालने के लिए परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम है। हमारे कोर्स में नहीं है, वरना वो भी पढ़ाते हैं आपको, ठीक है। चलो क्लियर है भाई? चलो हाथ के हाथ देख ले जरा। देखो मान लेते हैं मुझे नहीं पता कि इसका आंसर आता है ml², आई डोंट नो, ठीक है, मुझे नहीं पता फिलहाल। मुझे ये पता है अगर एक ये सिस्टम है, कोई भी रिजिड बॉडी सिस्टम हो सकता है, कोई भी रिजिड बॉडी सिस्टम, ठीक है, मुझे ये पता है। देखो ना मैंने बनाई भी यहां पे इर्रेगुलर शेप से, कोई भी लाजमी नहीं है रेगुलर शेप हो। रेगुलर शेप का तस्करा मैंने यूं किया कि सेंटर ऑफ मास रेगुलर शेप का ज्योमेट्रिक सेंटर होता है। अगर वो कोई इर्रेगुलर शेप दे और आपको उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया थ्रू सेंटर ऑफ मास दे दे, तो आपको क्या दिक्कत है भैया, ठीक है। आपको ये थोड़ी बोलना है कि सेंटर ऑफ मास निकाल के दिखाओ इसका, उसने आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया थ्रू सेंटर ऑफ मास दे दिया, किसी और पॉइंट पे किसी और एक्सिस के अलोंग पूछ रहा है जो पैरेलल है, तो भाई m × d² को प्लस कर लो, उसमें आप क्या जाता है, ठीक है। चलो हमें सेंटर ऑफ मास के अबाउट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है, इसका ml²। इसके पैरेलल मैंने यहां पे देखो, ये है मोमेंट ऑफ इनर्शिया थ्रू द सेंटर ऑफ मास, यहां से होगा, मुझे इसके अबाउट निकालना है Ix प्राइम। तो मुझे पता है भाई पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगेगा, क्योंकि सेंटर ऑफ मास से जो एक्सिस पास कर रहा है उसके पैरेलल ये नया वाला एक्सिस है, तो मैं कहूंगा ICOM प्लस इस पूरी बॉडी का मास लेना है। और से सुनना, पूरी बॉडी का मास, एक्सिस ऑफ रोटेशन जिस बॉडी से पास कर रहा है, जिस मास से पास कर रहा है, उसका मास भी शामिल होगा सर, बिल्कुल शामिल होगा। क्यों? देखो क्या लिखा है, मास ऑफ द बॉडी। मुझे एक बात बताओ, एक्सिस ऑफ रोटेशन गया भाड़ में, मुझे ये बताओ क्या ये मास बॉडी का मास बना रहा है? बिल्कुल बना रहा है। अब भैया ये और ये मिला के 2m बॉडी का मास है, सही है। अभी हम पैरेलल एक्सिस थ्योरम पढ़ रहे हैं, mr² नहीं पढ़ रहे,
जहन में रखना, ठीक है। mr² चला गया, ICOM, तो अल्टीमेटली प्लस आपके पास क्या था भाई, मास ऑफ द बॉडी। तो भाई पूरी बॉडी का मास क्या है, m + m, कुल मिला के क्या हो गया 2m। और क्या था d क्या है, दोनों एक्सिस के दरमियान का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो ये वाला डिस्टेंस होगा भैया d, ठीक है। ये टोटल फासला क्या है l, तो ये क्या हो जाएगा l/2, ठीक है। तो भैया l/2 ऊपर आ गया स्क्वायर, तो I थ्रू सेंटर ऑफ मास गिवन है कितने, ml² 2 प्लस 2m मल्टीप्लाई बाय l²/4, 2 1 जा 2 2 जा, क्या बनता है ml² 2 एज इट इज आ गया, ये क्या बना प्लस का ml² 2, सही है। ऐड कर लेंगे, क्या बनता है ml² 2 मल्टीप्लाई बाय 2, भाई 2 बार आ रही है एक चीज, 2 से 2 मर गया, क्या आता है ml²। इस एक्सिस के अबाउट में, इस एक्सिस के अबाउट में कितना आ गया ml²। समझ आ गई बात की, सिंपल बकरी से क्वेश्चन था। चलो कॉपी कर लो जल्दी से इतना हिस्सा, कंटिन्यूस मास सिस्टम का आपको दिखा देते हैं। अब मेरा बेटा आपके सामने मैंने डिफरेंट कंटिन्यूस मास सिस्टम बनाए हुए हैं, ठीक है। अभी तक हमने जो पढ़ा है ना मोमेंट ऑफ इनर्शिया, आप पॉइंट मास का कैसे निकालते हो mr²। अगर एक रिजिड बॉडी है जो कि डिफरेंट डिस्क्रीट मासेस से मिलकर बनी है, पॉइंट मासेस से मिलकर बनी है, कैसे निकालते हो, I = सिग्मा mr²। सारे इंडिविजुअल का mr² निकालते हो, जोड़ देते हो, आपके पास ओवरऑल मोमेंट ऑफ इनर्शिया सिस्टम का आ जाता है। अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी देख लिए। अब अगर एक कंटिन्यूस मास सिस्टम है, यानी कि जो मास है वो ऐसे अलग अलग नहीं है, बहुत सारा मास है, कंटिन्यूस मास सिस्टम है, तो भैया उसके लिए क्या करते हैं, हम कहते हैं, मैं आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बता देता हूं। कहते क्या है, हम कहते हैं भाई जैसे अगर ये पूरी रॉड है, इस पूरी रॉड की लेंथ मान लेते हैं L है, ठीक है। तो जनाब यहां पे आपने कोई एक छोटा सा मास कंसीडर कर लिया dm मास, छोटा सा मास क्या है dm। आप इस तरह छोटे छोटे बहुत सारे मासेस लोगे, इस छोटे से मास का, इस छोटे से मास dm का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो क्या हो जाएगा dm × r²। ये r क्या है, यहां से लेके यहां तक का फासला। फिर आगे छोटा सा मास लेंगे, उसका यहां से फासला लेंगे, उसका निकालेंगे। इस तरह आपने क्या करा, आप पूरी कहानी को ओवरऑल इंटीग्रेट करोगे, तो इंटीग्रेट करोगे तो I विल बी इक्वल टू dm r²। ये आपके कोर्स में नहीं है, सिर्फ बता रहा हूं कि आप ये सारे जो फॉर्मूले आए हैं वो इसी कॉन्सेप्ट से निकल कर आए हैं, ठीक है। I = इंटीग्रल ऑफ dm r²। आप सिर्फ ये समझो, ये जो dm r² है ना, ये क्या है, ये आपके पास छोटे से मास dm का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो ऐसे छोटे आपने इनफाइनाइट मासेस लिए, उन इनफाइनाइट मासेस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस ऑफ रोटेशन जोड़ोगे तो आपको पूरे कंटिन्यूस मास वाली बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल जाएगा अच्छे तरीके से। समझ आ गई बात की, ये थीम है। अगला लेक्चर जो होगा, मतलब वो लेक्चर बेसिकली आपके बोर्ड लेवल या ई-कैट एमडी-कैट लेवल पे नहीं होगा, लेकिन कॉन्सेप्ट का फील दिलाने के लिए मैं इसमें से एक दो का आपको निकाल के दिखा दूंगा ताकि आपको समझ में आ जाए कि ये काम कैसे होता है। इसी लेक्चर पे बेस होगा, ठीक है। चलो, लेकिन अप टू यू, देखना है तो देखना, कोई लाजमी नहीं है कि उसमें से कोई क्वेश्चन बनेगा। क्वेश्चन वाला सारा पार्ट मैंने यहां ऑलरेडी आपको मुकम्मल करा दिया, ठीक है। सिर्फ ये सोच के देखना कि हाँ यार कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है या ये बात समझ में आ रही है कि ये यहां से कैसे डील करता है, ठीक है। चलो अब देखो, ये हमारे पास कोर्सेज के अंदर शामिल है, इससे आपके डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं। अभी क्वेश्चन कैसे बनते हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं, लेकिन डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा इससे आपका, तो आपको ये जहन में रखने पड़ते हैं। अदरवाइज ये तरीका है, आपके ऊपर है, ठीक है। देखो, ये है आपके पास एक सिलेंडर। कैसा सिलेंडर है? सॉलिड सिलेंडर है। सॉलिड सिलेंडर का मतलब क्या होता है, इसमें हर तरफ, मतलब इसमें मास जो है ना वो पूरा भरा हुआ होगा यहाँ पे, ठीक है। ये पूरा मास ही मास है यहाँ पे। इसके अबाउट में आपने निकाला हुआ है 1/2 mr²। ये हॉलो सिलेंडर है। हॉलो सिलेंडर क्या है, जैसे ये समझ लो, ये हॉलो सिलेंडर है, इसकी वॉल्स पे तो मास है लेकिन अंदर खाली है, तो ये हॉलो सिलेंडर है। इसको थिन वॉल्ड सिलेंडर भी कहते हैं, बिल्कुल थिन सी वॉल है, तो इसका क्या है mr²। अच्छा, अब जरा समझना, यहीं पे जरा एक पार्ट और समझ लो। आपको दिख रहा है हॉलो सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा है और सॉलिड सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम है। चेक करो, mr², ये है mr² 2, आधे आधे का फर्क है। वजह मैंने अभी आपको स्टार्ट में शायद एक बात बताई थी, आपने पता नहीं नोट की नहीं की। आपके मास का जितना डिस्टेंस एक्सिस ऑफ रोटेशन से ज्यादा होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया उतना ज्यादा होगा। देखो, हॉलो सिलेंडर के अंदर सारा मास वॉल्स पर है, सारा मास वॉल्स पर है। अगर सिलेंडर का मास m है तो पूरा मास m वॉल्स पे मौजूद है, सब r r r r r डिस्टेंस के फासले पर है।
सॉलिड सिलेंडर में ऐसा नहीं है। अगर सॉलिड सिलेंडर का टोटल मास m है तो सारा मास m थोड़ी वॉल्स पे होगा। m का कुछ पार्ट वॉल पे, कुछ पार्ट अंदर, कुछ पार्ट और अंदर, तो अंदर भी है। तो एक्सिस ऑफ रोटेशन से फासला क्या हो रहा है? कम हो रहा है। तो यहां पे चूंकि मास की डिस्ट्रीब्यूशन ऐसी है कि कुछ पार्ट मास का एक्सिस ऑफ रोटेशन से थोड़े फासले पे, कुछ थोड़े और फासले पे, कुछ वॉल्स पे, इसलिए इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम है और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा है। ध्यान में रखिएगा ये बात, ठीक है। अज्यूमिंग कि दोनों का मास m है तो यहां पे सारा मास वॉल पे मौजूद है और यहां पे कुछ मास वॉल पे, कुछ अंदर, कुछ अंदर, कुछ और अंदर। सेट है? अच्छा, अब ये है हॉलो सिलेंडर लेकिन थिक वॉल सिलेंडर। आप नोट करो, ये एक ऐसा सिलेंडर है कि इसकी वॉल थोड़ी थिक है। जैसे आपके घर में थर्मोस फ्लास्क होगा, उसको देख लो। थर्मोस फ्लास्क का अंदर का हिस्सा खाली होता है जहां आप चाय, कुल्फी, कोई भी चीज डालते हो ना ठंडी या गर्म रखने के लिए, लेकिन इंटरनल वॉल और एक्सटर्नल वॉल के दरमियान में फर्क होता है। फर्क होता है, तो वो थिक वॉल सिलेंडर है। उसका फॉर्मूला ये रहा, हाफ m a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये a इंटरनल रेडियस है, b एक्सटर्नल रेडियस है, तो इससे आएगा, ठीक है। ये रट्टा कुछ भी नहीं है, यहां से निकलता है ये सब, ठीक है। अब इनके सामने मैंने लिखे हैं बिल्कुल डिस्क और रिंग, ये बिल्कुल सिमिलर है, इसलिए मैंने आमने सामने लिखा है। देखना भी आपको सिमिलरिटी नजर आएगी। रिंग क्या होता है? छल्ला देखा है कभी? छल्ला या चूड़ी देखी है? चूड़ी, वो चूड़ी जो है ना वो बेसिकली रिंग है। रिंग, ठीक है, ऐसे गोल सी चूड़ी जो होती है वो चूड़ी, वो एक रिंग है। इसको हुप भी कहते हैं। हुप क्या है? आपने कभी वो देखा होगा, ऐसे सर्कुलर रिंग्स बने हुए होते हैं स्कूलों के अंदर, वो जिसमें ना ऐसे जंप मार मार के जा रहे होते हैं, देखा है? ऐसे जंप मार मार के आगे जाते हैं। वो बचपन में बच्चों की कैंगरू रेस हुआ करती थी इस तरह की, ठीक है। हमारे स्कूल में तो होता था, पता नहीं आपके स्कूल में होता है नहीं होता। तो कैंगरू रेस में तो वैसे हुप्स बने होते थे जिसमें यू हैव टू जंप इनसाइड दैट हुप, तो वो इसको ये भी कहते हैं, ठीक है, mr स्क्वायर। तो mr स्क्वायर इसका देखो, इसका देखो, इसको ऐसे अज्यूम कर लो, ये जो रिंग था ना इसको ऐसे ही मैंने लंबा कर दिया, तो देखो हॉलो सिलेंडर और रिंग एक बराबर चीज है। बचपन में आपके पास ना एक गिलास आया करता था, उसे ऐसे खींचो ना तो गिलास लंबा हो जाता था। वो अगर जहन में ले आओ ना तो ये दोनों समझ में आ जाएंगे। वो जो छोटा सा गिलास था ना वो जैसे एक्सटेंड हो जाता था ऐसे, तो वो जब तक ऐसे रखा हुआ है तो वो रिंग है, mr स्क्वायर। खींच दिया हॉलो सिलेंडर, अगेन mr स्क्वायर, ठीक है। सॉलिड डिस्क, सॉलिड डिस्क से क्या मुराद है भाई? सीडी, आपके घर में जो कोई कंटेनर है जिसके अंदर खाना बनता है, गोल सा बर्तन, उसके ऊपर जो ढक्कन रखा जाता है, जिसमें दूध गर्म होता है अक्सर बर्तन में, उसके ऊपर ढक्कन रखा जाता है, वो गोल सा होता है और पूरा क्या होता है? सॉलिड होता है, ठीक है, सॉलिड होता है। तो सॉलिड डिस्क, सीडी कह लो, सॉलिड डिस्क कह लो, बर्तन का गोल सा ढक्कन कह लो, ये आपके पास है, ठीक है। हाफ mr स्क्वायर, बिल्कुल वैसे ही ये भी है, ठीक है, समझ आ गई? अच्छा, अब ये क्या है? डिस्क वेरिएबल रेडियाई वाली या पार्शियल हॉलो। अब देखो इसको ऐसे समझ लो, आपके पास एक मोटा सा टेप है, टेप खरीद के लाते हैं ना चीजों को बाइंड करने के लिए, तो उसका अंदर का हिस्सा खाली होता है, जो इनर वॉल है वो अंदर होती है और फिर उस पर टेप 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 होता है और आउटर वॉल कहीं बाहर होती है। जितना मोटा टेप लोगे उसमें इनर और आउटर के दरमियान उतना ज्यादा फासला होगा। ये वैसा डिस्क है कोई, ठीक है, ये वाला पार्शियल, ठीक है, पार्शियल हॉलो है। तो ये इनर रेडियस इसका a, एक्सटर्नल वॉल का रेडियस इसका b। तो देखो ये दोनों बिल्कुल सिमिलर हो गए, याद करना आसान, सिंपल। हॉलो सिलेंडर का ज्यादा होगा, सारा मास वहीं पर है, तो mr स्क्वायर बटा 2 हाफ m a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है। इसी तरह से अच्छा, ये सारे सेंटर ऑफ मास के अबाउट है, ठीक है, तो आपने उसकी टेंशन ही नहीं लेनी है। सेंटर ऑफ मास हमेशा ज्योमेट्रिकल सेंटर ही होगा आपके कोर्स के अंदर। ये सॉलिड स्फीयर है। सॉलिड स्फीयर कैसा होता है भाई साहब? सॉलिड स्फीयर मतलब अंदर भी उसके ना माल मवाद भरा हुआ है सारा, ठीक है। मतलब जो कोई फुटबॉल है, उस फुटबॉल नहीं है, मतलब फुटबॉल जैसा शेप है, उसके अंदर आपने कोई लिक्विड भर दिया लेट से, या कोई भी चीज भर दी, कोई स्फीयर है उसके अंदर भी सब चीजें भरी हुई हैं, खाली नहीं है अंदर से, समझ रहे हो, ठीक है। अच्छा, हॉलो स्फीयर सिर्फ फुटबॉल है, फुटबॉल के अंदर कुछ नहीं होता, बाहर स्किन होती है फुटबॉल की, तो वैसे ये हॉलो स्फीयर का ये है, ठीक है। जब हम आगे चल के ना अर्थ की बात करेंगे तो अर्थ को हम सॉलिड स्फीयर एज्यूम करते हैं, क्योंकि अर्थ का अंदर खाली थोड़ी है भाई, अंदर मट्टी है ना, चीजें हैं अंदर, तो 2/5 mr स्क्वायर। इसी तरह रॉड है, ये रॉड का सेंटर के अबाउट निकाला है, सेंटर ऑफ मास के अबाउट, हाफ ml स्क्वायर, सही है। अच्छा, इसका जो रेक्टेंगुलर प्लेट है, रेक्टेंगुलर प्लेट कैसी होती है? ये मान लो रेक्टेंगुलर प्लेट है, ये मेरा टिश्यू का डब्बा, इसको मान लो भाई ये बिल्कुल थिन सा है, बिल्कुल थिन सा है, ये रेक्टेंगुलर प्लेट है, इसकी कुछ लेंथ है कुछ विड्थ है, इसके सेंटर ऑफ मास के अबाउट में अगर इसको घुमाया जाए ऐसे तो क्या बनेगा? 1/12 m a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये इसको समझ लो ऐसे घुमा रहे हैं, ठीक है, इसके यूं घुमा रहे हैं, ठीक है। तो भाई साहब ये हमारे पास कुछ थे, ठीक है। अब इससे रिलेटेड 2 सवालात देख लेते हैं, बस खत्म होने वाला लेक्चर, बिल्कुल 2 सवालात देख लेते हैं। मैं चाह रहा हूं कि
कोई भी ऐसा पार्ट जो आपके बोर्ड लेवल या इंजीनियरिंग मेडिकल कॉलेज में पूछा जा सकता है वो अगले लेक्चर में ना डाला जाए, ताकि जिसने देखना है वो देखे, ना भी देखे तो नुकसान ना हो। ठीक है भैया, कॉपी कर लो, एक दो सवाल देख लें इसके बस। अब देखो मेरा बेटा, हमारे पास कंटिन्यूअस मास सिस्टम से रिलेटेड मैंने दो सवाल आपके सामने रखे हुए हैं। पहले एक सवाल देख लेते हैं। पहला सवाल सिंपल सा, आपको कहते हैं एक थिन यूनिफॉर्म रॉड है, थिन रॉड है, ठीक है, इतनी थिन रॉड है कि एक डायमेंशन में ही है सिर्फ ये यूनिफॉर्म रॉड है। यूनिफॉर्म का मतलब ये कि मेरा बेटा इसकी जो मास डिस्ट्रीब्यूशन है ना वो यूनिफॉर्म है। भैया मास डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म क्या होती है? देखो मिसाल के तौर पे अगर ये रॉड 10 किलोग्राम की है, समझाने के लिए 10 केजी का रॉड है और इसकी 10 मीटर लेंथ है, 10 किलोग्राम का रॉड है और लेंथ भी कितनी है? 10 मीटर। तो भाई आपके पास पर मीटर लेंथ पर कितना किलोग्राम आएगा? m डिवाइडेड बाय l क्या होगा? मास पर यूनिट लेंथ क्या होगा? तो 10 किलोग्राम की रॉड है और डिवाइड में भी 10 आ गया, 1 किलोग्राम पर यूनिट लेंथ, यानी कि 1 मीटर पे 1 किलोग्राम, फिर 1 मीटर पे 1 किलोग्राम। इसका मतलब जो भी मास पर यूनिट लेंथ है ना वो यूनिफॉर्म है। मतलब अगर आप रॉड है, मान लो 100 मीटर की रॉड है, तो उसका पहले मीटर में जितना मास है 99 से 100 के बीच में जो 1 मीटर है वहां भी वही मास है, 79 से 80 के बीच में जो 1 मीटर है, यानी कि थ्रू आउट मास पर यूनिट लेंथ कैसे चल रहा है? कांस्टेंट चल रहा है, वेरी नहीं कर रहा। दैट इज यूनिफॉर्म रॉड। ठीक है, अच्छा, मास डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म है। आपको कहता है भैया इसका मास जो है ना वो m है, टोटल मास, और लेंथ इसकी l है। फाइंड MOI अबाउट x प्राइम, इसके अबाउट में निकालना है। पैरेलल एक्सिस थ्योरम आपको सेंटर ऑफ मास के अबाउट में दे दिया, अभी हमने पढ़ा भी था 1/12 ml स्क्वायर, इसके अबाउट में निकालना है। सेंटर ऑफ मास का आपको पता है, पैरेलल एक्सिस थ्योरम ये कहता है अगर आपको सेंटर ऑफ मास से गुजरने वाले एक्सिस ऑफ रोटेशन के पैरेलल में किसी एक्सिस के अराउंड, किसी एक्सिस के अबाउट आई निकालना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, तो भाई सेंटर ऑफ मास वाला मोमेंट इनर्शिया में जोड़ दो क्या? md स्क्वायर। ठीक है, ये कितना है भाई? ml स्क्वायर बटा 12 प्लस मास ऑफ द बॉडी, पूरे थिन मास, पूरा थिन रॉड, इसका मास क्या है? m। d क्या है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू एक्सिस। भैया एक एक्सिस ये रहा, एक एक्सिस ये रहा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये होगा। सेंटर ऑफ मास कहां होगा? रॉड का सेंटर में। क्यों भैया? रेगुलर शेप है, ज्योमेट्रिकल सेंटर पे होगा। यहां से यहां तक का फासला क्या हो जाएगा? l/2। भाई l/2 हो जाएगा, तो क्या हो गया? l/2 का स्क्वायर। अरे भैया क्लियर है ना? पूरी रॉड की लेंथ l, सेंटर से ये पास कर रहा और ये एंड के ऊपर है, तो क्या हो जाएगा? l/2। तो क्या होता है? ml स्क्वायर बाय 12 प्लस ये हो जाएगा ml स्क्वायर बटे 4। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 3, मल्टीप्लाई बाय 3, एलसीएम सेम करने के लिए, तो भाई साहब ml स्क्वायर प्लस 3ml स्क्वायर बटे में आ गया 12। सही है, तो जनाब 4ml स्क्वायर बटे में आ गया 12, 4 1 जा 4 3 जा, तो ml स्क्वायर बटा 3। ठीक है भाई, अब जब आगे वाला जो लेक्चर कराऊंगा ना जिसके अंदर इंटीग्रेशन निकालूंगा, उसमें मैंने सोचा यही था रॉड का कराऊंगा, तो रॉड का आपको सेंटर ऑफ मास के अबाउट में ये निकाल के दिखाऊंगा इंटीग्रेशन से, और रॉड ही का कॉर्नर के अबाउट में ये निकाल के दिखाऊंगा इंटीग्रेशन से। फिर आपको पैरेलल एक्सिस थ्योरम का जो अहमियत है वो और समझ में आ जाएगी कि इंटीग्रेशन जैसी मुश्किल चीज से निकलने वाली चीज को हमने सिंपल एक्सिस शिफ्टिंग थ्योरम से निकाल लिया। सही है, अगला सवाल देखो। कहता है आपके पास एक थिन डिस्क है, एक थिन डिस्क है। जब भी डिस्क आएगा सॉलिड डिस्क ध्यान में रखना, ठीक है, mr स्क्वायर। रिंग होगा तो हाफ mr स्क्वायर। थिन डिस्क है, थिन इसलिए कह रहे हैं थिकनेस बिल्कुल नहीं है उसकी, थिन सी बिल्कुल बारीक सी डिस्क है, ठीक है, विथ 0.3 मीटर डायामीटर। अच्छा, डाया उसका दे दिया 0.3, रेडियस निकाल सकते हैं हम यहीं पर ही। रेडियस कैसे आएगा डिस्क का? 0.3 डिवाइडेड बाय 2, ये इसका क्या हो गया? रेडियस हो गया। एंड टोटल MOI ऑफ 0.45 किलोग्राम मीटर स्क्वायर। ठीक है, खुद ही बता दिया उसने कि आपके पास इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना दिया हुआ है? 0.45 किलोग्राम मीटर स्क्वायर। अच्छी बात है, यानी कि जो इसका mr स्क्वायर है वो इसके बराबर है। आई ऑफ द डिस्क उसने आपको दे दिया, कितना है जनाब? 0.45 किलोग्राम मीटर स्क्वायर। अच्छा, इज रोटेटिंग अबाउट इट्स सेंटर ऑफ मास। ऐसे अगर ये डिस्क है तो ये ऐसे सेंटर ऑफ मास के अबाउट में क्या कर रही है? रोटेट कर रही है, ऐसे गोल गोल घूम रही है। ठीक है, मजे से गोल गोल घूम रही है। अच्छा, इफ 3 रॉक्स, अगर 3 पत्थर विद मासेस 0.2 किलोग्राम ईच आर प्लेस ऑन द आउटर पार्ट ऑफ द डिस्क, ये ऐसे मजे से घूम रही है, इसकी जिंदगी में कोई टेंशन नहीं थी, आप जबरदस्ती टेंशन ले आए। एक पत्थर
2 पत्थर 3 पत्थर आउटर पार्ट पे रख दिए। आउटर पार्ट का मतलब है बिल्कुल किनारों में रख दिए, तो सेंटर से आउटर पार्ट तक का फासला सेम होगा, जहन में रखिएगा। अरे भैया एक गोल सी डिस्क है, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, तो किनारे पे रखोगे तो सेंटर से यहां का फासला रेडियस के बराबर है, तो सेंटर से ये भी रेडियस, ये भी रेडियस, ये भी रेडियस के बराबर है। ईच आर प्लेस ऑन द आउटर पार्ट। अब बोल रहे हैं फाइंड द टोटल एमओआई ऑफ द सिस्टम। आपने टोटल एमओआई निकालना है सिस्टम का। भाई मोमेंट ऑफ इनर्शिया सिस्टम का कैसे निकालते हैं? इंडिविजुअल मोमेंट ऑफ इनर्शिया को जोड़ देते हैं, यही बताया था, ठीक है, यही बताया था। तो जनाब अगर मैं कहूं सिस्टम का ओवरऑल मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होगा दैट विल बी, जो डिस्क का पहले से था, आपके पत्थर रखने से डिस्क का मास चेंज नहीं हो गया, डिस्क तो अभी भी घूम रही है, जो था पहले से वो अभी भी होगा, लेकिन ऐड हो जाएगा पहले पत्थर का, ऐड हो जाएगा दूसरे पत्थर का, ऐड हो जाएगा तीसरे पत्थर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। क्यों भैया? इसलिए मेरे बच्चे, क्योंकि जब आप एक घूमती हुई बॉडी पे पत्थर रखोगे तो पत्थर भी घूमना शुरू हो गया, हाँ या ना? तो उसका भी तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा और वो इसी सिस्टम का पार्ट बन गया। तो भाई साहब निकाल लो। तो भाई साहब डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या दिया हुआ है? 0.45 प्लस पहले पत्थर का निकालना है। भैया मास कितना है? 0.2 किलोग्राम। हर पत्थर का मास दिया हुआ है ना, ईच लिखा हुआ है, हर पत्थर का मास कितना है? 0.2 किलोग्राम, ठीक है। और पत्थर का एक्सिस ऑफ रोटेशन से, पत्थर डिस्क के एच पे रखा हुआ है, भाई ऐसे एच पे रखा हुआ है, तो ये घूमेगा तो एक्सिस ऑफ रोटेशन से फासला रेडियस के बराबर होगा, और रेडियस आपने निकाला हुआ है कितना है? 0.3/2, ऊपर आ गया स्क्वायर। पहले पत्थर का, भाई दूसरे का भी ऐसे ही होगा, तीसरे का भी, और चौथा तो खैर है नहीं, ठीक है। तो अगर मैं इस पूरी चीज को 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो चलेगा? तो भाई सिंपल काम करना, क्या करोगे, यहां से निकालोगे, ठीक है। 0.2 मल्टीप्लाई बाय 0.3/2 का स्क्वायर इंटू 3, आपके पास सिंप्लीफाई 0.45 प्लस ये क्या बन जाएगा? ये आ गया 3, ब्रैकेट में आ जाएगा यहां पे 2/10 प्लस मल्टीप्लाई 3/10 इंटू 2 मल्टीप्लाई बाय 3/10 इंटू 2। सही है भैया? देखो 0.3 को लिखा 3/10, आगे आ गया 2। सिंप्लीफाई कर लो भाई, जो मर रहा है उसे मार दो, 2 से 2 मर गया, ठीक है। डम 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 डम। अच्छा आगे कुछ नहीं हो रहा। 3 3 का क्या हो रहा है? 9 9 3 का क्या हो रहा है? 27। ये हो रहा है जनाबे वाला आपके पास 27 डिवाइडेड बाय 1000 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 0.45, ठीक है। आगे सिंप्लीफाई कर ले। 27/2 अगर मैं करता हूं, ये हो गया 0.45 प्लस 27/2, ये बन जाएगा 13.5। 13.5 को अगर मैं डिवाइड बाय 1000 कर दूं, 13.5 डिवाइड बाय 1000, डेसिमल 1 2 3, यानी कि ये आ जाएगा 0.45 प्लस 0.0135, ऐसे ही आ रहा है। ऐड कर लीजिए, 5 एज इट इज, 3 एज इट इज, 5 + 1 6, 0.4635 किलोग्राम मीटर स्क्वायर। भैया दिख भी रहा है? दिख रहा है, चलो दिख रहा है 0.4635 किलोग्राम मीटर स्क्वायर। समझ आ गया बच्चे? एक सवाल इसका मैं आपको होमवर्क में दूंगा, जो आपने करना है। होमवर्क आपको नोट्स में मिल जाएगा, नोट्स मैंने बना के अपलोड कर दिए। आपके कोर्स में मोमेंट ऑफ इनर्शिया से रिलेटेड यही कॉन्सेप्ट थे। किसी भी बोर्ड की किताब उठा के देखोगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको अजनबी सा नहीं लगेगा। किताब की लिखी हुई बातें आपके दिमाग, दिल, फेफड़े, गुर्दे, अब पता नहीं गुर्दा यहाँ होता है नहीं होता, ठीक है, सब में जा रही होगी, ठीक है भैया। चलो पढ़ते पढ़ाते रहो। अगले लेक्चर तक के लिए, अगले लेक्चर में एंगुलर मोमेंटम का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, ठीक है।